इस लड़के का नाम इजुमी मियामुरा है। ये बहुत सीधा साधा शांत सा लड़का है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, बस अपने में मगन। पर उसकी जिंदगी का रुख तब पलट जाता है जब उसकी क्लास की एक सुंदरी को पता चलता है कि वो स्कूल के बाहर कितना ज्यादा हैंडसम लगता है। इस सब की शुरुआत होती है काटागिरी सीनियर हाई स्कूल से, जहाँ एक क्लास में टीचर बच्चों को समझा रहा था कि ये उनकी स्कूल में आखिरी गर्मियां हैं, तो उन्हें इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। कुछ लड़कियां स्कूल के बाद घूमने के बारे में बात कर रही थी। ये लड़की यूकी अपनी दोस्त क्योको होरी को बताती है कि आज फिर एक लड़के ने उसका नंबर मांगा था। क्योको उसे नंबर देने से साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर उसमें दम होता तो वो खुद आकर उसे उसका नंबर मांगता। क्योको जाने के लिए अपनी चेयर से उठती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है और स्लिप होते हुए सीधा इजुमी के पास आ जाता है। वो उसे उसका फोन उठाकर दे देता है। जब इजुमी क्लास से निकलता है तो सब आपस में बात करते हैं कि इजुमी बड़ा अजीब लड़का है, शायद वो ओटाकू भी हो सकता है। किसी को पता नहीं था कि उसके उन लंबे घने बालों के पीछे उसकी असलियत क्या है। फिर क्योको घर निकल जाती है, पर दूसरी पॉपुलर लड़कियों की तरह क्योको स्कूल के बाद अपनी दोस्तों के साथ नहीं घूमती। वो घर का काम काज करती है और अपने प्यारे से छोटे भाई का अच्छे से ध्यान रखती है। उस दिन शाम को जब उसका छोटा भाई शोता घर आता है तो वो देखती कि उसकी नाक से खून बह रहा है। वो दौड़ के उसके पास जाती है और नोटिस करती कि यह हैंडसम लड़का उसे लेकर आया। लड़के के कान छिदे हुए थे और उसके शरीर पर टैटूज थे। बच्चे को सही सलामत घर पहुंचाकर वो वहां से जाने लगता है, पर शोता उसे पकड़ लेता है और क्योंकि उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके। वो बैठते हैं और इजुमी ये देखकर काफी इंप्रेस था कि वो घर के सारे काम अकेले मैनेज कर लेती है। अचानक से क्योको को रियलाइज होता है कि वो उसे उसके नाम से बुला रहा है और वो उसके बारे में सब जानता है, उसकी क्लास, उसका स्कूल, सब कुछ। वो पूछती है कि वो दोनों सेम स्कूल में है और इजुमी कैजुअली बोलता है कि वो उसकी क्लास का इजुमी है। क्योको को भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि क्लास का सबसे शांत और सीधा लड़का कोई क्रीप नहीं बल्कि हैंडसम और चिल टाइप का बंदा है। अगले दिन भी उसे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वो सच में इजुमी था। यूकी नोटिस करती कि कुछ तो ऑफ है उसके साथ। तभी अचानक से क्योको उठती है और सीधा इजुमी के पास जाके उससे बात करने लगती है। वो एक शांत जगह जाते हैं और वहां बात करते हैं। वो बोलती है कि शोता उससे फिर से मिलना चाहता है। इजुमी तो इस चीज से हैरान था कि वो उससे कल के बाद फिर से बात कर रही है। वो बोलती हाँ, थोड़ा तो ऑकवर्ड है, लेकिन बात ना करने का भी कोई रीजन नहीं था। वो बोलती कि स्कूल के बाहर वो कितना अलग लग रहा था, उसे पता कि वो तो बाहर भी स्कूल की तरह रहती है। इजुमी स्माइल करता है और वो शर्मा रहा था क्योंकि पहली बार उससे कोई इस तरह कैजुअली बात कर रहा है। क्योंकि बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो तो उसे ये भी सजेस्ट करती है कि उसे उसी तरह अपने बालों को रखना चाहिए जैसे वो कल रखे हुआ था। पर इजुमी तुरंत मना कर देता है क्योंकि अगर वो अपने बाल को बांध कर स्कूल आएगा तब उसकी पियर्सिंग्स दिखने लगेंगी। उस दिन के बाद से इजुमी डेली स्कूल के बाद क्योको के घर जाने लगा। पहले कुछ दिनों में उसे इजुमी के बारे में काफी कुछ पता चला। उसे मांगा वगैरह पढ़ना पसंद है, पर वो एकदम चकड़ ओटाकू नहीं है। उसकी एक फैमिली बेकरी है। उसने अपनी पहली पियर्सिंग मिडिल स्कूल में करी थी और चश्मा पहनने के बावजूद भी वो उतना स्मार्ट नहीं है। एक दिन जब इजुमी उसके घर आया हुआ था तब क्योको एक सुपरमार्केट का पैम्फलेट देख रही थी और पाती है कि अंडों पर सेल सिर्फ कल तक है। इजुमी बताता है कि डील सिर्फ 4 बजे तक रहेगी। क्योंकि वो पूरा भरोसा था कि वो समय पर पहुंच जाएगी। हालांकि उसकी किस्मत के कुछ अलग ही प्लान थे और स्कूल के बाद उसे स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। अब उसे इतनी अच्छी डील छोड़नी नहीं थी, इसलिए वो तुरंत इजुमी को अंडे लाने के लिए टेक्स्ट करती है। वो मान जाता है और जब वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं तब वो दौड़ के जाता है। रास्ते में कपड़े बदलता है और स्कूल के पीछे वाली बाउंड्री से कूद जाता है और उसके जस्ट सामने यूकी थी। यूकी उस हैंडसम को रोक पाती, उससे पहले वो 9-11 हो जाता है। इजुमी जैसे तैसे अंडे खरीद लेता है, पर जो आंटियों से उसे लड़ना पड़ा उसे उसके बाद वो सब कभी नहीं करना था। हालांकि क्योको सच में काफी खुश थी और वो उसके एफर्ट्स के लिए उसे अप्रिशिएट करती है। इजुमी कैजुअली बोलता है कि बाउंड्री से कूदते वक्त उसे यूकी मिली थी और वो चाह रहा था कि वो बस उसे पहचान न ले। पता नहीं क्यों ये बात सीधा जाके क्योको के दिल पर लगती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई और इजुमी की उस साइड को देखे। वो थोड़ा तेज बोल देती है ये बात और उठकर किचन में चली जाती है। इजुमी समझ गया था और वो कहता है कि वो भी नहीं चाहता कि क्योको की इस साइड को कोई और देखे। वो साइड जो कि घर का काम करती है, अच्छा खाना बनाती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। क्योको से इतनी साफ साफ कही बात हैंडल नहीं हो पाती कि जो उसके मन में था इजुमी ने सीधा बोल दिया, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। अगले दिन जिम क्लास थी जिसमें सभी को स्विम करना था और इजुमी बोराया हुआ था कि अब बच्चे सब देख लेंगे, उसकी पियर्सिंग्स और यहाँ तक कि उसके टैटूज भी। वो शर्ट उठाकर क्योको को भी अपने टैटूज दिखाता है। क्योको बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि या तो वो बिल्कुल बेवकूफ है या फिर बहुत हिम्मत वाला है। फिर अगले दिन क्लास में यूकी और तोरू नोटिस करते हैं कि इजुमी और क्योको एक दूसरे का काफी क्लोज आ गए। तोरू इजुमी के पास जाता है और कैजुअली पूछते कि क्या वो क्योको को डेट कर रहा है। इजुमी तुरंत मना कर देता है। तोरू कहता है कि वो दोनों कितने अलग हैं और इजुमी इस बात से एग्री करता है। हालांकि उसकी इस बात से इजुमी गैस कर ले जाता है कि शायद तोरू को क्योको पसंद है और उसका गैस बिल्कुल सही था। तोरू हड़बड़ाने लगता है कि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। तभी एक लड़का शू ने जिम क्लास के लिए बुला लेता है। चेंजिंग रूम में तोरू पूछता है कि वो हर वक्त जैकेट क्यों पहने रहता है। इजुमी नहीं चाहता था कि वो और ज्यादा जोर डाले उसको बताने को, इसलिए वो खुद ही अपनी जैकेट उतार के दिखा देता है कि वो क्या छिपा रहा है सबसे। तोरू तो पगला जाता है कि इजुमी जैसे लड़के के इस तरह के टैटूज कैसे हो सकते हैं। तोरू उसे और अच्छे से देखने के लिए उसके बाल पीछे करता है और पाता है कि उसके तो कान भी छिदे हुए हैं। ये सब देखकर वो सोचता है कि इस तरह का लड़का क्यों को पसंद है। फिर उन दोनों की काफी लंबी बातचीत होती है और तोरू प्रॉमिस करता है कि वो उसके टैटूज और पियर्सिंग वाली बात अपने तक ही रखेगा। हालांकि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो और क्योको इतने क्लोज कैसे आ गए। इजुमी बताता है कि उतना समय नहीं हुआ उन्हें क्लोज आए हुए और उसे लगता है कि क्योको का उसके साथ रहना बस उसकी बेसिक काइंडनेस है। ये सुनने के बाद तोरू से परमिशन मांगता है कि अगर ऐसा है तो क्या वो क्योको को प्रपोज कर ले। इजुमी बोलता है कि इसमें उसे उसकी परमिशन की थोड़ी जरूरत है, चूज करना तो क्योको के ऊपर है।
आखिर में दोनों की जिम क्लास छूट जाती है, जिस वजह से यूकी को अकेले साफ सफाई करनी पड़ती है और वो सच में बहुत गुस्साई हुई थी। तो उस क्लास के बाद से इजुमी क्योको से दूर रहता है, क्योंकि उसे पता था कि स्कूल के बाद तोरू से प्रपोज करने वाला है। स्कूल खत्म होने के बाद वो बहाना मारता है कि वो शोता को स्कूल से लेने जा रहा है। कुछ देर बाद तोरू क्योको से मिलता है और उसे प्रपोज कर देता है। घर पर जैसे ही क्योको आती है, इजुमी उठकर जाने लगता है, पर क्योको बहुत ज्यादा गुस्साई हुई थी कि उसने तोरू से ऐसा क्यों बोला कि वो बस उसके साथ सिर्फ उसकी काइंडनेस की वजह से है। इजुमी अपने कई शब्दों से पीछे नहीं हटता और वो बोलता है कि उसे सच में लगता है कि वो क्योको से बहुत ज्यादा अलग है और सिर्फ उसके आसपास रहने से वो स्कूल में उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है। एकदम से क्योको का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्ला के बोलती कि उसे पता ही नहीं है कि वो उसके लिए कितना मैटर करता है। उसने कितनी बार सुबह जल्दी उठने में उसकी मदद करी है, वो खाना भी बर्बाद नहीं होने देता उसके घर का, और सबसे बड़ी बात, उसे उसके साथ रहना सच में पसंद है। रही बात तोरू की, तो उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। कुछ दिनों बाद क्योको इजुमी के साथ सब्जियां खरीदने जाती है और वो कुछ ज्यादा ही पास आ गए थे एक दूसरे के। रास्ते में क्योको एक एनीमे के पोस्टर को देखती है और उसका थीम सॉन्ग गुनगुनाने लगती है। इजुमी नोटिस कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा गा लेती हो। क्योको शर्मा जाती है, उसके चेहरे को दूर करते हुए बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। इजुमी पीछे भी नहीं हटता, क्योंकि वो इतनी बार जो उससे तमाचा खा चुका था। वो बताती कि असल में श्रोता हमेशा उस गाने को सुनता रहता है, इसलिए वो उसे आता है। पर जब इजुमी पूछता है कि उसे पर्सनली कौन से गाने पसंद है, तब वो चुप हो जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि श्रोता के बजाय गाने के सिवा उसने और कोई गाने ही नहीं सुने हैं। फिर जब क्योको घर वापस आती है तो अपनी माँ को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है कि उनके पास इतना समय कहाँ से आ गया जो वो अपने बच्चों से मिलने आ गई। थोड़ी देर बाद श्रोता उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे जिस लड़के ने उसे बचाया वो क्योको का स्कूल का दोस्त निकला। जब उनकी माँ क्योको से उस लड़के के बारे में पूछती है तो उसे इस तरह से डिस्क्राइब करती है जैसे वो किसी एक्शन मूवी का विलन हो। उसकी माँ हंस पड़ती है और इनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो उसका नाम पूछती है और यहाँ क्योको को कुछ रियलाइज होता है कि असल में उसे उसका पूरा नाम मालूम ही नहीं है। वो हमेशा से उसे उसके लास्ट नेम मियामुरा कहकर बुलाती आई है। वो छोटी सी बात उसे इतना परेशान कर रही थी कि अगले पूरे दिन वो चिड़चिड़ी रहती है, पर अगर वो उसे क्लियरली पूछ लेगी तो उसके प्राइड को ठेस पहुंच जाएगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। जिम क्लास के वक्त उसे एक आइडिया आता है और जब सब चेंज कर रहे होते हैं तब वो लड़कों के लॉकर रूम में झांकने लगती है, ये सोच कर कि शायद इजुमी को कोई उसके फुल नेम से बुलाएगा। शू तुरंत उसे पकड़ लेता है। यूकी तो उसे ठरकी तक बोल देती है और क्योंकि मना भी नहीं करती। बाद में वो टॉपर्स की लिस्ट चेक करती है, पर उसे याद आता है इजुमी तो पढ़ाई में भी कमजोर है, इसलिए उस लिस्ट में तो उसका नाम कतई नहीं मिलेगा उसे। उसी वक्त तोरू आकर उसे ग्रीट करता है, क्योंकि उसे इजुमी के फुल नेम के बारे में पूछने वाली होती है, पर तभी उसे अपनी रिजेक्शन की याद आ जाती है और बेचारा रोते हुए वहां से भाग जाता है। रात में डिनर करते वक्त भी वो इजुमी के फुल नेम के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी। उसकी मम्मी बोलती है उसे बुला लो ना घर पर, वैसे भी कल सैटरडे है, उन्हें भी उसे अच्छे से मिलने का मन है। अगले दिन इजुमी आता है और वो थोड़ा सा हैरान था क्योको की मम्मी को देखकर, क्योंकि वो उतावली ही लग रही थी उससे बात करने के लिए। उन्होंने तो क्योको को जानबूझकर सब्जी लाने के लिए भेज दिया था ताकि वो इजुमी से अकेले में बात कर सके और उसे शोता और क्योको की मदद करने के लिए शुक्रिया कह सके। जब क्योको आती है तब तक उसकी मम्मी अपने काम पर जा चुकी थी और शोता केक खा रहा था जो इजुमी अपनी दुकान से लाया था। इजुमी ऐसे ही कैजुअली बोलता है कि उसकी मम्मी ने उसे उसके पहले नाम से बुलाया था। अब क्योको पगला जाती है और पूछती है कि उन्होंने क्या कहकर बुलाया था तुम्हें। इजुमी बोलता है कि वो कल से कुछ अजीब बिहेव कर रही है, जैसे ही वो लड़कों के लॉकर रूम में ताका-झाकी कर रही थी। फिर वो पूछे कि क्या कोई है जो उसे पसंद है। क्योंकि चीजें फर्जी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सच्चाई बता देती है। इजुमी हंस पड़ता है कि उसने सिर्फ उसका नाम जानने के लिए सब किया। वो उसे पेन लेता है, एक टिश्यू पर अपना नाम लिखता है और उसे पकड़ा देता है। अब अचानक से उसे उसके पहले नाम से बुलाना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसे उसके लास्ट नेम से बुलाने का फैसला करती है। फिर वो उल्टा उसे गिल्ड में डालने की कोशिश करती है कि क्या उसे उसका फर्स्ट नेम मालूम है, पर हैरानी से उसे पता था, जिस वजह से क्योंकि खुद ही गिल्ड में चली जाती है और आखिर में दोनों हंस के उस बात को टाल देते हैं। कुछ दिनों बाद क्योको को स्टूडेंट काउंसिल से कुछ काम मिलता है जो कि काकेरू और साकुरा ने दिया था उसे। वो उसे बातें समझाते हैं कि नए मेंबर्स काम को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो क्योको से कह रहे हैं। वो ना नहीं बोल पाती, इसलिए मान जाती है और कई दिनों तक स्कूल के बाद रुक रुक कर वो उनका काम करती रहती है, जिस वजह से यूकी को उसकी चिंता होने लगती है। तोरू और इजुमी को उस पर तरस आ रहा था, पर वो उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोनों किसी काम के नहीं थे। इजुमी कहता है कि शायद वो काकेरू की वजह से सब कर रही होगी, आखिर वो स्कूल का सबसे स्मार्ट और हैंडसम लड़का जो है। उसी वक्त काउंसिल की एक मेंबर रेमी वहाँ आती है और पूछती है कि क्या उसने काम कर लिया। जब क्योको से पेपर्स दे देती है तब यूकी बताती है कि रेमी काउंसिल में मक्खी मारने के सिवाय कुछ काम नहीं करती, क्योंकि वो काकेरू की गर्लफ्रेंड है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योको पर डाल दी जाती हैं। क्योको मान लेती कि ये सच है, पर कहती कि इसमें क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी रेमी वो सारा काम कर ही नहीं पाती। जब इजुमी नोटिस करते कि क्योको कितनी थकी हुई लग रही है तो वो स्कूल के बाद उसके लिए केक लाने के बारे में सोचता है, पर हॉलवे में अचानक से रेमी पीछे से आकर उससे टकरा जाती और सारे पेपर्स गिर जाते हैं। इजुमी ने बटोरने में उसकी मदद करता है, पर रेमी इतनी जल्दी में थी कि वो उसे कहती कि आखिरी वाला कूड़े में फेंक देना। हालांकि इजुमी उसे बैग में रख लेता है क्योंकि उसे पता था कि वो सिर्फ कूड़ा नहीं है। उस रात क्योको काफी देर तक जाके काउंसिल के आखिरी पेपर वर्क कंप्लीट कर रही थी। अगली सुबह स्कूल में बवाल हो जाता है। क्लास के बाद कई बच्चे जमा होते हैं और इजुमी आकर देखता है कि क्योको काउंसिल वालों से अकेले लड़ रही है। वो कहती है कि उसने काउंसिल की कही हुई सारी रिपोर्ट जमा करी थी, पर काकेरू, साकुरा और रेमी कहते हैं कि उन्हें एनुअल बजट रिपोर्ट मिली ही नहीं। यूकी तुरंत इजुमी को बुलाने जाती है और तोरू बोलता है कि काउंसिल वाले क्योको को फंसा रहे हैं। काकेरू बोलता है कि क्योको ने बजट रिपोर्ट रेमी को सबमिट ही नहीं करी। वो तो उस पर आलसी और बेढंगे तरीके से काम करने का इल्जाम भी लगाने लगता है। पहले तो वो लड़ती है, पर थोड़ी देर में शांत हो जाती है, क्योंकि बेचारी इतनी थकी हुई थी कि उसे ये तक याद नहीं था कि उसने कितनी रिपोर्ट्स बना के सबमिट करी हैं। सारे बच्चे आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि क्योको कितनी नालायक है।
तोरू बहुत गुस्साया हुआ था और यूकी भी आकर उसे डिफेंड करती कि क्योको बिना रुके कई दिनों से काम कर रही है, पर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो सभी चाहते थे कि क्योको उनसे माफी मांगे। वो माफी मांगने जा ही रही होती है कि तभी अपना इजुमी बीच में आ जाता है। वो अपना बैग और चश्मा तोरू को थमाता है और काकेरू के पास जाता है। बिना कुछ बोले वो सीधा काकेरू की टाई पकड़ता है और उसका सिर अपने सिर पे दे मारता है। सभी बच्चे सदमे में चले जाते हैं और वहाँ पूरी शांति फैल जाती है। काकेरू तो आधा बेहोशी हो जाता है। इजुमी फिर वो पेपर्स निकालता है जो कि रेमी ने कल गिरा दिए थे। वो बताता है कि रेमी ने उससे कहा था कि इन्हें फेंक देना, ये किसी काम के नहीं है। रेमी उसकी बात को झुठलाने लगती है, पर उसे बीच में ही सब याद आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने सच में गड़बड़ी कर दी। वो रुआसी हो जाती है और सबसे माफी मांगती है। काकेरू और साकुरा उसकी क्लास लगाने वाले थे। आखिर में वो तीनों क्योको से सुबह सुबह सबका दिमाग खराब करने के लिए सॉरी बोलते हैं। क्योको इजुमी को थैंक्स बोलती है और तोरू पूछता है कि उसने काकेरू का सिर क्यों लड़ाया। इजुमी बोलता है जब काकेरू क्योको पर चिल्ला रहा था तो वो बहुत गुस्सा गया था। फिर वो क्योको से पूछते हैं कि वो काकेरू से इतना डरी डरी क्यों रहती है। क्योको तुरंत मुंह मोड़ लेती है और बोलती है कि वो असल में उसके स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से उसकी रिस्पेक्ट करती है, और इसलिए भी क्योंकि वो बचपन के दोस्त हैं। वो बताती है कि बचपन से उसने काकेरू की बहुत जान खाई है, पर मिडिल स्कूल पास करने से पहले वो उसे बोला था कि अगर उसने उसके साथ तमीज से रहना शुरू नहीं किया तो वो सबको बता देगा कि वो कितना जुल्म करती है उस पर, इसलिए उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। अगले दिन से काकेरू इजुमी से खौफ में रहना शुरू हो जाता है और उसे देखते ही तड़बड़ाने लगता है। बाद में जिम क्लास में तोरू और इजुमी टेबल टेनिस खेलते हैं और क्योको के बर्थडे के बारे में बात करते हैं जो कि उनकी छुट्टियों के बीच पड़ेगा। उस रात इजुमी बहुत गहरी सोच में था कि उसे क्योको के बर्थडे के लिए क्या लेना चाहिए। दूसरी तरफ शोता क्योको से पूछता है कि क्या इजुमी हमेशा उन्हें ऐसे ही मिलने आता रहेगा, जिसका जवाब क्योको को सच में नहीं पता था। उसे नहीं मालूम था कि वो कब वहाँ आना बंद कर देगा। शोता बोलता है कि अगर इजुमी ने आना बंद कर दिया तो वो बहुत दुखी होगा। क्योको बोलती है कि वो भी। फिर जब उसका बर्थडे आता है तो इजुमी उसे मिलने आता है और वो उसे गिफ्ट में एक सीडी देता है जिसमें उसके सारे फेवरेट गाने पड़े हुए थे। क्योको खुश थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे हमेशा से वही चाहिए था। उसके बर्थडे के साथ ही स्प्रिंग ब्रेक भी खत्म हो जाता है, जिसका मतलब उनके स्कूल का आखिरी साल भी बस शुरू ही होने वाला है। शुरुआत से इजुमी को ये स्कूल, ये दोस्ती और टीचर्स कभी पसंद नहीं आए। अब जिस तरह का उसका नेचर था उस वजह से उसके पास कोई आना ही नहीं चाहता था। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसे जानबूझकर अकेला छोड़ देती थी, क्योंकि जब भी क्लास में ग्रुप्स बनते थे तो उसे साइडलाइन कर दिया जाता था। उस दर्द की वजह से ही मिडिल स्कूल में पहली बार अपना कान छेदा था। हाई स्कूल में भी लोगों का उसके पीठ पीछे बात करना खत्म नहीं हुआ, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसे सब कुछ साफ साफ सुनाई देता था। पर फिर एक दिन क्योको उससे मिलने आई। वो पहली लड़की थी जिसने उसे नॉर्मली ट्रीट किया। अब थर्ड ईयर शुरू हो जाता है और क्योको, यूकी, तोरू, इजुमी सब सेम क्लास में थे। सब फिर से एक साथ होने को लेकर काफी एक्साइटेड थे, पर दूसरी तरफ इजुमी सोच रहा था कि क्या वो उन जैसे कूल लोगों के ग्रुप में बिलोंग भी करता है। क्लास टीचर बोलती है कि उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना होगा। इजुमी खुद को तैयार कर लेता है क्योंकि वो हमेशा से ही ग्रुप प्रोजेक्ट में अकेला छूटता है। पर तभी बिना कुछ बोले और बिना हिचकिचाए तोरू, यूकी और क्योको उसकी सीट से अपनी सीट जोड़कर 4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। ऐसा कुछ इजुमी के साथ कभी नहीं हुआ था। लंच के वक्त इजुमी सोच विचार करने के लिए रूफटॉप पर अकेला चला जाता है। तभी तोरू उसे वहां ढूंढते हुए आ जाता है। इजुमी अभी भी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। वो तोरू से पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। तोरू सीधा सीधा बोल देता है कि उसे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद है कि वो क्योको के कितना क्लोज है। उसे उसका बड़बड़ाना नहीं पसंद और उसे उसका इतना अच्छा होना भी नहीं पसंद है, पर यही वजह है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ पाता। उसके बाल इतने लंबे हैं और चेहरा इतना सुंदर है कि वो क्लास की आधी लड़कियों से ज्यादा सुंदर लगता है। फिर वो गुस्सा के पूछता है कि इजुमी अभी भी उसे उसके लास्ट नेम से क्यों बुलाता है, जबकि अब तो उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए इतना समय हो गया है। इजुमी उसका फर्स्ट नेम बोलने की कोशिश करता है पर नहीं बोल पाता। इजुमी बताता है कि उसने आज तक किसी को उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया है। तोरू उसे अजीब कहता है, जिससे इजुमी को अपना बेकार पास्ट याद आ जाता है। हालांकि तभी तोरू कहता है कि बात चाहे जो भी हो, पर यह साफ है कि वो उससे जरा भी नफरत नहीं करता। उसी मोमेंट पर इजुमी का मन कर रहा था कि काश वो अपने पास्ट में जाकर खुद को बता पाता कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन क्योको को जल्दी स्कूल आना पड़ता है क्योंकि शोता भी अब स्कूल जाने लगा था, जिस वजह से उसे जल्दी भी उठना पड़ता है। अब वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी रेमी उसके सामने आकर बैठ जाती है और उससे ऐसे बात करने लगती है जैसे कि वो उसकी जन्म जन्मांतर की दोस्त हो। उसे इजुमी के साथ के उसके रिलेशन के बारे में पूछती है। क्योको थोड़ा सा सोचती है और बोलती है कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है। फिर रेमी अजीब तरह से हंसती है और कहती है कि फिर तो मैं इजुमी को ले लूंगी। क्योको समझ नहीं पाती, इसलिए रेमी क्लियर करती है कि क्योको तो इजुमी को डेट कर नहीं रही है, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। फिर क्योको रेमी और इजुमी को साथ में इमेजिन करने लगती है और वो ये होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती थी। वो चिल्ला के कहती है कि इजुमी उसका है और वो उसे रेमी को नहीं देगी। अब रेमी ठहरी चालाक औरत, तो वो बोलती है कि वो फिर भी इजुमी के पीछे पड़ेगी क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी ना जो उस पर अपना हक जता रही है। क्योको गुस्से से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि इजुमी सिर्फ उसका है और वो किसी को भी उसे नहीं ले जाने देगी। उस बात के बाद से क्योको पूरे दिन सोचे जा रही थी कि वो इजुमी को लेकर वैसा क्यों बोली। शाम को इजुमी क्योको के घर पर केक लेकर आता है, पर शोता घर पर नहीं होता। इधर कई दिनों से शोता घर के बाहर ज्यादा खेल रहा है, जिस वजह से इजुमी और क्योको काफी समय अकेले बिता रहे हैं। उस दिन उन्होंने हॉरर मूवीज देखने का प्लान बनाया। क्योको को पता चलता है कि इजुमी बहुत बड़ा डरपोक है, इतना कि वो तो फोन की रिंगटोन से भी चौंक जाता है। चीजें तो तब बढ़ जाती है जब बिजली चली जाती है, पर क्योको बोलती कि चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगी, और वो आ भी जाती है। इजुमी शर्मिंदा महसूस करता है, पर क्योको उसे छेड़ती रहती कि अभी तो 5 हॉरर मूवीज और बाकी है। टॉपिक बदलने के लिए इजुमी क्योको के हाथों के बारे में बात करता है, जो कि यूकी ने उसे बताया था। क्योको के हाथ यूकी से छोटे हैं। उसने तोरू से भी अपना हाथ कंपेयर किया था और उसका हाथ उससे भी छोटा था। क्योको उसके हाथ से अपना हाथ नापती है और बोलती है कि अगर उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो उसकी उंगलियां तोड़ डालेगी। फिर क्योको उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और इजुमी की जगह क्योको खुद ही उसका हाथ पकड़ लेती है।
जब वो भी उसका हाथ पकड़ता है तो वो धीरे से बोलती कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन तुरंत ही बात पलट देती कि उसे उसके हाथ पसंद है। अब इजुमी को तो समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है, पर वो उसे पुश नहीं करता। वो भी उल्टा उससे बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है, जिसका मतलब उसे भी उसके हाथ पसंद है। दोनों को पता था कि दोनों में से कोई भी हाथ के बारे में बात नहीं कर रहा है। स्कूल में रेमी साकुरा को बताती कि कैसे क्योको इजुमी पर अपना हक जता रही थी। वो तो बस उसे छेड़ रही थी कि वो इजुमी को डेट करेगी, पर साफ साफ समझ आ रहा था कि क्योको के अंदर इजुमी के लिए फीलिंग्स हैं। टोरू छुप कर ये सब सुन रहा था और बेचारा सच में बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन जब इजुमी स्कूल आता है तो उसका गाल छिला हुआ था। क्योको घबरा जाती है और पूछती क्या हुआ। वो बोलता है कि उसके और टोरू के बीच लड़ाई हो गई थी और अपनी क्योको तो टोरू की बैंड बजाने के लिए पूरा तैयार थी। पर जब वो क्लास में आता है तो वो इजुमी से ज्यादा पिटा हुआ लग रहा था, क्योंकि इजुमी को अपने साथ ले जाती है और क्योको टोरू को। इजुमी बताता है कि टोरू ने शुरुआत करी थी और फिर उसने सेल्फ डिफेंस में आकर उसका गेम बजा दिया, पर धोखे में उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इधर टोरू क्योको को बताता है कि यह बात है ही नहीं कि किसने लड़ाई शुरू करी या कौन जीता। असल में पिछली रात टोरू इजुमी के रूम में था और टोरू ने वो वाली बात छेड़ी जो उसने रेमी से सुनी थी कि क्योको को इजुमी पसंद है। इजुमी साफ साफ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है। उन्हें सच तब तक नहीं पता चलेगा जब तक क्योको खुद से कुछ नहीं कहती। ये सुनते ही टोरू बौरा आ जाता है और टेबल किनारे करके इजुमी को चाटा जड़ देता है। इजुमी अपने पुराने वाले रूप में वापस आ जाता है और 2 मिनट में टोरू को हारी मानने पर मजबूर कर देता है। कुछ देर बाद इजुमी उससे माफी मांगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया और आखिर में दोनों के बीच सुलह हो गई। फिर क्योको और यूकी इस बारे में बात करती हैं। अब टोरू ने तो क्योको को नहीं बताया था कि वो किस वजह से लड़ रहे थे, पर इजुमी ने यूकी को सब बता दिया था। कुछ दिनों बाद जब टोरू घर जा रहा था तो उस पर ऊपर से कुछ पेपर्स उड़ के आते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल रूम से गिरे थे और साकुरा विंडो पर खड़ी थी। टोरू रूम में जाके उसे पेपर्स वापस कर देता है और पूछता है कि क्या वो अकेले सारा काम कर रही थी। साकुरा मुस्कुराती है और बोलती है कि हर एक का काम अलग अलग होता है, फिर चाहे वो काकेरू हो या फिर रेमी। टोरू उसकी तारीफ करता है कि वो काफी टैलेंटेड है, जो कि मैनेजमेंट का सारा काम खुद हैंडल कर रही है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे कोई नोटिस तक नहीं करता। साकुरा अपना मुंह मोड़ लेती है और वो शर्मा रही थी क्योंकि किसी ने पहली बार अचानक से उसकी ऐसी तारीफ कर दी। बाद में स्कूल के बाहर टोरू इजुमी से मिलता है क्योंकि क्योको ने उसे आइसक्रीम दी थी शेयर करके खाने के लिए, पर वो खुद पहले ही निकल गई। टोरू थोड़ा सा खुश होता है जब उसे पता चलता है कि क्योको ने वो दी है, लेकिन उसकी खुशी तब गायब हो जाती है जब वो देखता है कि वो आइसक्रीम मेलन फ्लेवर की है, क्योंकि उसे खरबूजा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी वक्त काकेरू वहां से गुजर रहा था और वो दोनों उसे अपने साथ बैठकर आइसक्रीम खाने के लिए बुला लेते हैं। काकेरू को कुछ और खास काम था नहीं, इसलिए वो उनके साथ जाके बैठ जाता है और वो दुनिया भर की बातें करने लगते हैं। फिर काकेरू रेमी और साकुरा के बारे में बात करता है और टोरू पूछता है कि स्टूडेंट काउंसिल में आखिर इतनी लड़कियां कैसे हैं। उन्हें लगता है कि काकेरू को लड़कियों को अपने इशारों पर नचाना पसंद है। काकेरू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, पर टोरू उसे और चिढ़ाता है ये कहकर कि यहाँ तक कि स्टूडेंट काउंसिल रूम का एसी भी उसके कंट्रोल में है। काकेरू गिल्ट में आकर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जब चाहे तब स्टूडेंट काउंसिल रूम में आ सकते हैं। पर ये कहना उसे बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि अगले दिन ही टोरू और इजुमी मस्ती करने के लिए सबको स्टूडेंट काउंसिल रूम में ले आते हैं। इजुमी और क्योको रॉक पेपर सीजर्स में हार जाते हैं, जिस वजह से उन्हें सबके लिए ड्रिंक्स लेके आनी पड़ती हैं। इधर रूम में रेमी इजुमी और क्योको के रिलेशन के बारे में पूछती है, जिसका जवाब ना तो टोरू के पास था और ना ही यूकी के पास। रेमी फिर बोलती है कि क्योको और टोरू की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। भाई मैं बता रहा हूँ ये चुड़ैल बस बातें बना रही है, असल मकसद इसका इजुमी को हथियाने का है। खैर टोरू तो उसकी बात सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, पर यूकी उसे रियलिटी में वापस लाती है कि क्योको ने उसे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ साकुरा को पहली बार पता चलता है कि टोरू को क्योको पसंद है। जब यूकी बोलती है कि उन्हें ड्रिंक्स लाने में इतना समय क्यों लग रहा है, तब सब उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि शायद उनके बीच कुछ हो रहा होगा, जिसे टोरू बेचारा और सहम जाता है। पर यूकी उसे रिएश्योर करती है कि इतना मत सोचो, शायद वो पैसे उड़ा रहे होंगे। टोरू उसका सिर चलाते हुए कहता है कि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो, बाकी सब तो दोगले हैं। टोरू और यूकी की क्लोजनेस को देखकर साकुरा को थोड़ी सी जलन होती है और वो अपना मुंह मोड़ लेती है। ये दोनों ड्रिंक्स लेकर वापस आ जाते हैं और इजुमी तुरंत टोरू के पास जाके उससे माफी मांगता है और बोलता है कि वो करने को उसका कोई इरादा नहीं था। ये सुनते ही टोरू बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है और उसे लगता है कि क्योको और इजुमी के बीच वही हुआ जिसका उसे डर था। इजुमी आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो वहां से भाग जाता है। वो दुनिया भर की चीजें सोचने लगता है, पर जब वो अपना कोला खोलता है तो वो सीधा उसके चेहरे पर उछल जाता है। असल में इजुमी से धोखे से आते वक्त उसकी ड्रिंक गिर गई थी और वो उस वक्त उसे वही बता रहा था। सभी हंसने लगते हैं और साकुरा उसे पोंछने के लिए वेट टिश्यू देती है। उस शाम इजुमी क्योको के घर पर पड़ रहा था और उसके रूम का एसी खराब पड़ा था। इजुमी बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे तो इसकी आदत है, मैं वैसे भी शर्ट उतार के सोता हूँ। क्योको ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि कैसे उसने पहले एकदम कैजुअली अपनी शर्ट उठा के उसे अपने टैटूज दिखा दिए थे। फिर वो सोचती कि क्या उसे इससे शर्माना चाहिए भी, इसलिए वो एक चीज ट्राई करती है और इजुमी से एक बार फिर से उसे अपने टैटूज दिखाने को कहती है। इजुमी अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा सीधा अपनी शर्ट उतारने लगता है। क्योंकि उस पर भड़क पड़ती कि क्या अगर कोई कह देगा तो वो ऐसी कैजुअली उसके सामने अपनी शर्ट उतारने लगेगा, खासकर बिना अगले से रीजन पूछे। फिर वो पूछती कि क्या वो हमेशा से दूसरों के साथ इतना ही ओपन रहा है। इजुमी धीरे से हाँ बोलता है और वो कुछ और भी उससे पूछने जा रही थी, पर इजुमी उसे बीच में रोक देता है और पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। क्यों वो कहती कि उसने उसे कभी शर्माते हुए नहीं देखा, उल्टा हमेशा वही एम्बैरेस हो जाती है। इजुमी बोलता है ऐसा नहीं है, वो भी नर्वस होता है, जैसे कि जब वो हाल ही में अपने पुराने दोस्त शिंडो से मिला था। शिंडो ने कहा था कि उसे इजुमी पर गर्व है, पर इजुमी समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्या कर दिया। वो कहता है कि उसने इजुमी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाते हुए देखा था। इजुमी थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा है, पर शिंडो उसकी बात नहीं मानता और आखिर में इजुमी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर पाया और शिंडो को अभी भी लग रहा है कि क्योको सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। इजुमी क्योको से प्रॉमिस करता है कि वो शिंडो को समझा देगा बाद में कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसकी गर्लफ्रेंड समझे जाने में क्योको को कोई दिक्कत नहीं थी। वो बात कर ही रहे होते हैं और तभी शिंडो इजुमी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो भेजता है
और इजुमी को डबल डेट के लिए इन्वाइट करता है। पहली बार इजुमी ने क्योको के सामने कोई रिएक्शन दिया था, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके फोन में झांकने लगी। इजुमी घबरा जाता है और अपना फोन छिपाता है और यहाँ तक कि एक बार को क्योको पर चिल्ला भी देता है। फिर वो शिंडो को कॉल करता है और उस पर भड़क पड़ता है और फिर तुरंत कॉल कट कर देता है। ये पहली बार था कि इजुमी क्योको पर चिल्लाया था। क्योको गुस्सा होने की जगह हैरान थी, वो सच में जानना चाहती थी कि इजुमी पहले कैसा था। कुछ दिनों बाद जब वो सब्जियां लेकर घर वापस आ रही थी तब रास्ते में शिंडो उसे मिलता है। अब उसे तो पता नहीं था कि वो कौन है, पर शिंडो उसे जानता था। उसी वक्त इजुमी और तोरू भी बाहर घूम रहे थे। तोरू क्योको को किसी अनजान लड़के से बात करते हुए नोटिस कर लेता है। इजुमी तुरंत उसे पहचान लेता है और सीधा जाकर उसे तमाचा जड़ देता है। शिंडो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इजुमी से उसे क्योको को इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। इजुमी ना चाहते हुए भी उसे अपना पुराना दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस करता है, पर जब तोरू इजुमी से पूछता है कि वो कौन है तब इजुमी सिर हिलाते हुए इशारा करता है कि उसे नहीं पता। शिंडो कैजुअली बताता है कि वो एग्जाम में फेल हो गया था, जिस वजह से उसे 1 साल रोक लिया गया। वो बताता है कि उसका स्कूल करिकुलम काफी टफ है क्योंकि वो शहर का सबसे बढ़िया स्कूल है। फिर भी उसे इजुमी से जलन होती है कि वो अपनी स्कूल लाइफ को इतने अच्छे से एंजॉय कर रहा है। क्योको को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो घर जाने लगती है। शिंडो आइडिया देता है कि उन्हें रेस्टोरेंट चलना चाहिए, वहाँ एसी भी लगा होगा। रास्ते में इजुमी को वो दिन याद आता है जब शिंडो ने पहली बार उससे बात करी थी। उसी दिन उनकी क्लास बदली थी और कोई उसे टक्कर मार के चला गया, जिस वजह से उसकी सारी किताबें गिर गई। वैसे भी उसका दिन एकदम बेकार चल रहा था। शिंडो उसकी बुक्स उठाने में मदद करता है और उसका नाम धोखे से गलत बोल देता है, जिससे इजुमी चिढ़ जाता है। पर इसी के बाद से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है और इजुमी हर वक्त उसके साथ रहना शुरू कर देता है। एक दिन जब इजुमी वॉशरूम जा रहा था तब वो शिंडो के कुछ दोस्तों की बातें सुन लेता है, जो कि कह रहे थे कि तुम इजुमी के साथ क्यों रहने लगे हो। शिंडो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि जब उसका मन करेगा तब वो वापस आ जाएगा उनके पास। शिंडो ही था जिसकी वजह से इजुमी की जिंदगी बदल गई और अब वही रोल क्योको प्ले कर रही है। अगले दिन क्योको को बुखार चढ़ा हुआ था और शोता घबरा जाता है। क्योको फिर भी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, पर शोता उसका बैग छीन लेता है और उसे आराम करने को कहकर लेटा देता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो स्कूल टाइम पर चला जाएगा और उसके लिए दवा भी लेकर आता है। वो दवा खा लेती है और सो जाती है। उसे सपने में वो समय याद आता है जब वो बचपन में एक बार बीमार थी और उसकी माँ उसे अकेला छोड़ गई थी। वो अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसकी नाक बंद हो गई थी और उसे वहाँ इजुमी बैठा दिखता है। इजुमी उसे गर्म तौलिया देता है और पहले तो क्योको को लग रहा था कि वो बस सपना देख रही है। इजुमी बताता है कि शोता ने उसे कॉल किया था। फिर वो पूछते हैं कि क्या उसने मेडिसिन ली और क्या उसने टेम्परेचर चेक किया अपना। क्योको बोलती है हाँ, तो इजुमी पीने के लिए कुछ लेने चला जाता है, पर वो कमरे से बाहर जा पाता उससे पहले क्योको बिस्तर से गिर जाती है और सिसकियां भरते हुए पूछती है वो कहाँ जा रहा है। उसे वही टाइम याद आ रहा था जब उसकी मम्मी उसे छोड़ गई थी। उन्हें लगा था कि क्योको बहुत हिम्मत वाली और सब संभाल लेगी, पर असलियत तो ये है कि उसे बस इतना चाहिए था कि कोई उसके पास रुके। वो उसका हाथ पकड़ लेती और छोड़ ही नहीं रही थी। इजुमी समझ जाता है और उसे रियश्योर करता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है। वो तब तक वहीं रुका रहता है जब तक ये पक्का नहीं हो जाता कि वो ठीक है। वो स्कूल और उसकी मम्मी को भी सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है। स्कूल के लिए निकलने से पहले इजुमी एक आखिरी बात बोलता है। वो कहता है कि क्योको उसे पसंद है और उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो सो रही है या फिर सोने का नाटक कर रही है। पर जैसे ही वो कमरे से निकलता है क्योको तुरंत झटके से उठ जाती है और उसे कन्फेशन से बहुत ज्यादा शौक थी। फिर क्योको तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन स्कूल से छुट्टी ले लेती है। उसे अब ठीक लग रहा था, पर जिस बात की वजह से वो स्कूल वापस जाने से हिचकिचा रही थी वो थी इजुमी का कन्फेशन। उसने साफ साफ सुना था कि उसने कहा है कि वो उसे पसंद करता है और अब इजुमी को एक सिंपल सा मैसेज करने में भी उसे अजीब लग रहा है। बाद में शोता इजुमी को किसी अनजान लड़की के साथ देखता है। जब वो घर आता है तो क्योको को कैजुअली बताता है कि उसने इजुमी को किसी लड़की के साथ देखा था और वो काफी क्लोज लग रहे थे। क्योको एकदम से शांत हो जाती है। वो आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही शोता दही के फ्लेवर्स के बारे में बात करने लगता है। क्योको उसे पूछती है कि वो लड़की कैसी दिख रही थी। शोता बताता है कि लड़की ने किसी और स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ये सुनते ही क्योको का दिमाग 100 जगह घूमने लगता है। उसे तो ये तक लगने लगता है कि वो इजुमी की कोई सी गर्लफ्रेंड होगी। वो खुद को शांत करती है और शोता से पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज थे। जब शोता बताता है कि वो उसको अपने एकदम पास पकड़े हुआ था तब क्योको शौक में अपना दही गिरा देती है। वो इतना शौक में थी कि वो रात में इजुमी का मैसेज खोल तक नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि एक सिंपल सा सवाल करने में भी वो कतरा रही थी। अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो तोरू से वेलकम बैक बोलता है, पर क्योको उस पर चढ़ बैठती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इजुमी को उसके वहां होने का पता चले। इजुमी तो लंच तक नोटिस नहीं कर पाता कि वो स्कूल आई भी है। उसे तब पता चलता है जब तोरू उसे बताता है। इजुमी उससे बात करने का डिसाइड करता है। वो उसे लॉकर के पास किसी से छुपते हुए पाता है और उसे आवाज लगाता है। वो डर जाती है क्योंकि वो उससे ही छिप रही थी। इजुमी उसे साफ साफ पूछे कि क्या वो उसे उस दिन के कन्फेशन की वजह से अवॉइड कर रही है, पर क्योको के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो इजुमी से पूछती कि वो लड़की कौन थी। इजुमी कंफ्यूज हो जाता है और फिर थोड़ा सा सोचता है और उसे याद आता है कि वो तो चीका थी। क्योको तो आग बबूला हो जाती है क्योंकि इजुमी ने उसका फर्स्ट नेम बोला था। वो बताती कि शोता ने उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़े देखा था। इजुमी तुरंत उसे एक्सप्लेन करता है कि वो तो शिंडो की गर्लफ्रेंड है और शोता ने उसे उस वक्त देखा होगा जब वो फिसल के गिरने वाली थी और उसने उसे पकड़ा था। अचानक से क्योको और गुस्सा आ जाती है और इजुमी को बुक दे मारती है क्योंकि वो इतनी देर से चीका चीका बोले जा रहा था, जबकि उसने आज तक उसे उसके फर्स्ट नेम से कभी नहीं बुलाया। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब उसे ये नहीं पता था कि इस बइले को चीका का लास्ट नेम पता ही नहीं था। जब क्योको घर पहुंच जाती तब उसे रिग्रेट होना शुरू होता है कि वो क्या कराई। अब तो इजुमी उसे जरूर नफरत करने लगेगा। उस शाम शोता इजुमी के साथ घर आता है। इजुमी उसे उसकी बुक रिटर्न करने और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया था, पर क्योको पहले ही उस पर बुक फेंकने के लिए उससे माफी मांग लेती है और चीका का फुल नेम पूछती है। तब इजुमी बताता है कि उसे चीका का फुल नेम कभी मालूम ही नहीं था। वो हंसकर उस बात को टाल देते हैं। फिर क्योको असली बात पर आती है, जो कि था उसका कन्फेशन।
वो बताती है कि वो जागी हुई थी और उसने सब सुन लिया। इजुमी को पता था, इसीलिए उसने बोला था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके जवाब का वेट करे, इसलिए वो चला गया। उनकी बात के बीच ही क्योको के पापा क्योसुके वहां जाते हैं और इजुमी को पहली बार देखते हैं। क्योको उनसे सिगरेट बुझाने को कहती है, पर क्योसुके को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो इजुमी से पूछते कि क्या वो भी सिगरेट पीता है और कहते कि पियर्सिंग्स की वजह से वो गुंडा लग रहा है। तभी पीछे से क्योको उन्हें लात जड़ देती है। क्योसुके ही निनाने लगता है और पूछते हैं कि क्या इस घर में पापा लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। वो बातें बुनना शुरू करता है कि मैं इतने दिनों बाद घर आया, मुझे लात मार दी, घर में एक अजनबी बैठा है, मेरी बीवी भी गायब है, मुझे किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। क्योको को उन पर तरस आ जाता है और वो उनके लिए कुछ खाने को बनाने चली जाती है। क्योको के जाते ही क्योसुके इजुमी को छेड़ना शुरू करता है। वो उसके एकदम पास आ जाता है और अजीबोगरीब जोक सुनाने लगता है। क्योको फिर से उसके सिर पर कटोरी मार देती है ताकि वो चुप हो जाए। क्योसुके इजुमी से क्योको के जल्दी गुस्सा हो जाने की वजह से माफी मांगता है। वो फिर भी चुप नहीं होते और आखिर में पूछ ही लेते हैं कि क्या वो क्योको का बॉयफ्रेंड है। एकदम से सब शांत हो जाते हैं और तभी हैरानी से क्योको बोल देती कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अपना इजुमी तो शर्मा गया था। क्योसुके बोलता है कि उसे लंबे बालों वाले लड़के पसंद नहीं है, जबकि उसके खुद के लंबे बाल थे। फिर भी इजुमी खड़ा होता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो अपने बाल काट लेगा। हालांकि क्योसुके कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बांध सकता है। वो इजुमी के बालों से खेलने लगते हैं और पूछते हैं कि उसे क्योको जैसी लड़की कैसे पसंद आ गई। इजुमी बोलता है कि क्योको की वजह से ही वो उस प्यार वाली फीलिंग को महसूस कर पाता है। उसी वक्त क्योको की मम्मी यूरिको वहां आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को वहां देखकर इतनी हैरान थी कि उनके हाथों से सारी सब्जियां गिर गई। कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं। वो गुस्सा नहीं थी, उन्होंने बस उन्हें डिनर के लिए गिना नहीं था। क्योसुके तो तब पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि इजुमी की प्लेट्स उनके पास है पर उसकी नहीं है। खाना खाने के बाद क्योको इजुमी को सड़क तक छोड़ने जाती है। धीरे से वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इजुमी बताता है कि अभी काफी चीजें हैं जो उसे उसके बारे में नहीं पता है, पर वो वादा करता है कि वो उसे अच्छे से जानने की पूरी कोशिश करेगा। और उसी वक्त से उनकी दोस्ती खत्म होकर प्यार में बदल जाती है। घर जाके वो तोरू को फोन मिलाता है और उसे सब कुछ बता देता है और तोरू कहता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही कॉल कटती है तोरू रो पड़ता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने क्योको को हमेशा के लिए खो दिया है। तोरू मेरे भाई, हम सब तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। खैर अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल रूम में साकुरा तोरू को देखती है और नोटिस करती है कि वो काफी उदास लग रहा है। रेमी पीछे से आकर उसे डरा देती है और पूछती है वो किसे देख रही है। साकुरा फुल डिफेंसिव हो जाती है, पर रेमी समझ जाती है और कहती है कि तुम बहुत अजीब हो। साकुरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो कह देती है कि उसके जैसी सुंदर लड़की कभी नहीं समझ पाएगी। वहां से जाते हुए वो बोलती है कि काश वो उसकी जगह होती। उसे याद आता है कि कैसे सब उन दोनों को कंपेयर करते थे कि रेमी तो सुंदर है तो वहीं साकुरा एवरेज दिखती है। हालांकि अंदर ही अंदर वो जानती थी कि रेमी ने हमेशा उसका साथ दिया, इसलिए वो तुरंत दौड़ के उसके पास जाती है, उससे माफी मांगती है और तोरू को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देती है। इस दौरान इजुमी क्योको के साथ स्कूल के बाहर आता है और तोरू को देखते ही ऑकवर्ड हो जाता है। तोरू उसे सिर पर हल्का सा मारता है और बोलता है उतना मत सोचो। बाद में इजुमी क्योको के साथ पढ़ता है और वो कहता है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाया करे। वो कोशिश करती है लेकिन लाजमी है कि किसी को भी अचानक से अलग नाम से बुलाने में हिचकिचाहट तो होगी। अब जब क्योसुके घर आ गया था तो श्रोता उससे पूछता है कि वो कब तक रुकने का प्लान बना रहे हैं। यूरिको भी पूछती है कि आखिर वो कब तक अपना प्रोजेक्ट छोड़कर घर पर ही रहेगा। जब क्योको इजुमी के साथ घर आती है तो क्योसुके उसे चश्मे की वजह से पहचान नहीं पाता। बाद में डिनर करते वक्त क्योसुके इजुमी से रात वहीं बिताने को कहता है और वो मान जाता है। क्योसुके और इजुमी साथ सोते हैं और क्योसुके पूछता है कि उसे सच में उसकी बेटी में पसंद क्या है आखिर। इजुमी सिंपली बोलता है कि वो किसी को भी उसके लुक्स पे बेसिस पर जज नहीं करती और सिर्फ उसके इस जवाब से क्योसुके पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है। अगले दिन वो स्कूल से निकलते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो एक ही परिवार का हिस्सा है। उनकी क्लास के 2 लड़के उन्हें एक ही घर से निकलकर साथ स्कूल जाते हुए देख लेते हैं और इस बात को पूरी क्लास में फैलने में समय नहीं लगता और लंच तक सबको पता चल जाता है। तोरू और यूकी तो बहुत गुस्से में थे कि सभी उनके दोस्तों का मजाक उड़ा रहे और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे। यूकी तो रो देती है इजुमी को लेकर। इस दौरान 2 लड़के क्योको की रिलेशनशिप को लेकर उसे चिढ़ाते हैं और इजुमी ये सुन लेता है। उसे पता था कि उसके दोस्त यही कहेंगे कि लोग तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, पर वो नहीं चाहता था कि क्योको को लोगों की बातें सुननी पड़े। इसलिए अगले दिन ही वो क्लास में एकदम अलग ही लुक में आता है। उसने अपना चश्मा नहीं पहना था और बाल भी मस्त स्टाइल में कटवा लिए थे। क्लास की लड़कियां तो अचानक से उसके पीछे पड़ गई थी। उसे एकदम से इतना भाव मिलने की वजह से क्योको तो गुस्से से ठंडी पड़ जाती है। वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि उसके बॉयफ्रेंड को इतनी अटेंशन मिल रही है। घर पर क्योसुके भी उसे पहचान नहीं पाता। बाद में इजुमी को शिंडो का कॉल आता है कि वो उसके घर के बाहर खड़ा है। जब वो और क्योको दरवाजा खोलते तो वो इजुमी के छोटे वालों को देखकर रोने लगता है कि मेरा पुराना दोस्त मुझे ला कर दो। इजुमी उसकी नौटंकी को रोकने के लिए उसे चीज फ्लेवर की टॉफी खिला देता है, जबकि उसे पता था कि उसे चीज फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी वक्त वो देखता है कि क्योको ने भी एक टॉफी खाई है जो कि उसे बिल्कुल बेकार लगती है। अचानक से इजुमी उसके पास जाके उसे किस कर देता है और साथ ही उसकी टॉफी भी अपने मुंह में ले लेता है। जब शिंडो अपना रोना बंद करता है तब तक उनकी किस हो चुकी थी और इजुमी तो ऐसे कमरे से निकलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर क्योको शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले दिन इजुमी नोटिस करता है कि एक लड़की काफी देर से उसका पीछा कर रही है। जब वो हिम्मत जुटाकर उससे पूछ लेता है कि क्या चाहिए उसे, तब वो पूछती कि वो क्योको से ब्रेकअप कब करेगा। इजुमी तुरंत पलटकर कहता है कि वो क्योको से कभी ब्रेकअप नहीं करने वाला। बाद में वो क्योको को उस लड़की के बारे में बताता है और जब वो घर जा रहे थे तब भी वही लड़की उनके पीछे पड़ जाती है। वो अचानक से अपना नाम बोल देती है जो कि था हनोका। जब क्योको से पूछती कि आखिर दिक्कत क्या है, तब हनोका पूछती है कि वो इजुमी जैसे अजीब लड़के को क्यों डेट कर रही है क्योंकि उसे भी क्योको पसंद है। फिर वो उसे हक कर लेती है और बोलती कि वो उसे बहुत प्यार करती है। हनोका और इजुमी दोनों क्योको को खींचने लगते हैं और उसके लिए लड़ने लगते हैं। तोरू उन्हें देखकर यूकी को बुलाता है और बोलते तुम लेट आई, तमाशा तो खत्म हो चुका।
एक दिन इजुमी क्योको के बिना घर जा रहा था। हनोका पूछती क्योको कहाँ है, तो वो बताता है कि वो पहले ही घर चली गई। तो हनोका उसके पीछे पीछे चलने लगती है। रास्ते में वो चिल्ला देती है कि वो उसके आगे आगे क्यों चल रहा है। इजुमी भी चिल्लाता है कि उसका घर इसी तरफ है। फिर वो एक ही बिल्डिंग में घुसते हैं और सेम एलिवेटर में से सेम फ्लोर पर उतरते हैं और तब हमें पता चलता है कि हनोका उसकी पड़ोसी है। इजुमी उसे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी अंदर जाने का सोचता है, पर तभी हनोका को रियलाइज होता है कि वो अपनी चाबी कहीं भूल गई। इजुमी को उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसे उसके घर रुकने को कहता है जब तक उसकी मम्मी नहीं आ जाती। वो लिविंग रूम में बैठते हैं और इजुमी उसको केक ला के देता है। हनोका पूछती है कि वो हमेशा से इतना अच्छा है कि जो अनजानों को घर में बैठा कर केक खिलाता है। वो बताता है ऐसा नहीं है, क्योंकि भी ज्यादा नहीं आती उसके घर। ये सुनते ही हनोका उनके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करती है कि तुम लोगों का रिलेशनशिप ज्यादा नहीं टिकने वाला। इजुमी बोलता है ज्यादा मत बोलो, मैं ही अक्सर उसके घर चला जाता हूँ। फिर उनकी बात नॉर्मली होने लगती है और हनोका पूछती है कि उसका कोई छोटा भाई बहन तो हो गई, नहीं तो वो अपने से छोटे लोगों को इतना तमीज से क्यों ट्रीट करता। हालांकि इजुमी बताता है कि वो घर का इकलौता चिराग है। ये सुनकर हनोका अपने भाई के बारे में बात करने जा रही होती है, पर बीच में ही चुप हो जाती है और कहती है कि वो तो बस उसे चिढ़ा रही थी। तब तक उसकी मम्मी आ जाती है और वो चली जाती है। इजुमी उसके मूड शिफ्ट को भांप लेता है और कहता है कि वो जब चाहे तब वहां आकर केक खा सकती है। शाम को जब इजुमी की मम्मी वापस आती हैं तो बताती हैं कि हनोका का एक भाई था, पर बदकिस्मती से वो साल भर पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अगले दिन जब वो मिलते हैं तो हमेशा की तरह क्योको को लेकर तू मैं करने लगते हैं, पर जब हनोका गुस्से से वहां से जाने लगती है तभी 3 सीनियर लड़के उसके सामने आकर उसे छेड़ने लगते हैं। हनोका चुपचाप इजुमी के पास वापस चली आती है। वो उसे देखते ही समझ जाता है कि क्या बात है। फिर इजुमी पीछे मुड़ता है और उसकी एक तीखी नजर से ही लड़के शांति से अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद से ही उन दोनों के बीच एक अनकही छोटी बहन और बड़े भाई वाली बॉन्डिंग बन गई। फिर जब क्योको वापस आती है तो उन दोनों को उसे लेकर लड़ते हुए देखती है। बाद में क्योको, क्योसुके और इजुमी बैठकर एक मूवी देख रहे थे जिसमें एक चुड़ैल बेटी अपने मासूम बाप को चेयर फेंक कर मार रही थी। क्योसुके तो इतना डर जाता है कि सिगरेट खरीदने के बहाने वहां से चला जाता है। उसी वक्त क्योको थोड़ा रोमांटिक मूड में आ जाती है और हल्का सा चिढ़ के बोलती है कि इजुमी ने आज तक उस पर कोई मूवी नहीं किया। इजुमी को रियलाइज होता है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा, इसलिए वो उसे किस करने के लिए उसकी तरफ जाता है, पर तभी क्योसुके वापस आ जाता है। क्योको इतनी गुस्सा हो जाती है कि अब उसका पूरा मन था कि वो उस मूवी के सीन को असल जिंदगी में एक बार ट्राई करके देखे। कुछ दिनों बाद सभी स्कूल के बाद बुक स्टोर में आते हैं। तोरू का दिल अभी भी क्योको और इजुमी को साथ देखकर भारी हो जाता है, क्योंकि ये नोटिस कर लेती है और तोरू से उसके साथ रहने को कहती है। एक दिन यूकी तोरू से क्लास का कचरा बाहर फेंकने में मदद करने को कहती है। वो दोनों को सेम टाइप की मूवीज पसंद थी, इसलिए यूकी उसे साथ में सीडी खरीदने चलने को पूछती है और प्रॉमिस करती है कि वो बाद में साथ में देखेंगे। तोरू नोटिस कर लेता है कि वो थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, पर ख्यालों में होने की वजह से वो सामने से आती हुई साकुरा को नोटिस नहीं कर पाता और उसे भिड़ जाता है और कचरे में पड़ी किसी की कॉफी साकुरा के ऊपर गिर जाती है। यूकी तुरंत उसके पैर पर गिरी कॉफी साफ कर देती है और तोरू माफी मांग के क्लास की तरफ भाग जाता है। अब जब वो दोनों अकेले थे तो साकुरा पूछती है कि क्या वो और तोरू डेट कर रहे हैं। यूकी हल्का सा हंसती है और कहती है वैसा कुछ नहीं है। तोरू अपना अपर लेकर वापस आता और उसे देता है। साकुरा तो बहुत खुश थी क्योंकि वो तोरू का अपर था। स्टूडेंट काउंसिल रूम में साकुरा अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी और काकेरू से पूछती है कि उसे रेमी क्यों पसंद है। काकेरू तो हैरान था कि साकुरा ये सब क्यों पूछ रही है, पर जब वो देखता है कि वो सच में जानना चाहती है तो वो बताता है कि उसे रेमी इसलिए पसंद है क्योंकि जहाँ वो खुद को हमेशा कमजोर मानता है तो वही रेमी उसे हमेशा एहसास कराती है कि वो इतना भी कमजोर नहीं है जितना वो खुद को समझता है, क्योंकि वो हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहता है, जिस वजह से उसे आगे बढ़ने का पुश मिलता है। जबकि सच्चाई तो ये है कि रेमी है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। साकुरा को पता था कि वो सच बोल रहा है क्योंकि रेमी उसके साथ भी ऐसा ही करती है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे भी उसी की तरह स्ट्रांग बनना होगा। कुछ दिनों बाद साकुरा तोरू का अपर वापस कर देती है और वो चला जाता उससे पहले हिम्मत जुटा के वो उसे थैंक यू कुकीज दे देती है, जो कि स्पेशली उसने उसी के लिए बनाए थे। तोरू तो खुशी खुशी उन्हें ले लेता है। उसे वो बहुत पसंद आती है, खासकर वो पिंक वाली जो कि साकुरा फ्लावर की तरह लग रही थी, जिसे साकुरा काफी ब्लश करने लगती है। बाद में यूकी और क्योको एक मैगजीन खरीदने के लिए बुक स्टोर पर गए थे। यूकी को जो सी मैगजीन चाहिए थी वो उसे मिल जाती है, पर अचानक से वो रुक जाती है क्योंकि किसी और लड़की को भी वही चाहिए थी। बिना कुछ बोले वो उसे ले जाने दे दिया। क्योंकि पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया, तो यूकी बताती कि उस लड़की को देखने से लग रहा था कि उसे उसकी ज्यादा जरूरत है। स्कूल में क्योको कैजुअली बोलती कि आजकल यूकी तोरू के साथ नहीं घूम रही है। यूकी कहती है तोरू किसी के कुकीज खाने में बिजी है ना। यूकी की जलन और दुख एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, पर तभी वो हंस देती है। क्योंकि समझ जाती है कि यूकी को जितना दुख होता है वो उतना ही हंसती है। जो उसे चाहिए वो उसके बारे में कभी नहीं बोलती और अपनी चीजें अपने तक ही रखती है। यही रीजन है कि वो हमेशा हर्ट होती है। बाद में साकुरा उसे भी वही सेम कुकीज देती है जो कि उसने तोरू को दिए थे। यूकी उसे पहले तो फेंकने वाली थी, पर तभी उसे याद आता है कि वो थैंक यू कुकीज है। आखिर में उसे बुरा लगता है कि वो किसी की मेहनत और प्यार को ऐसे ही फेंकने जा रही थी। उसे रियलाइज होता है कि उसे बस जलन हो रही थी। अगले दिन वो इजुमी से बेकिंग के बारे में पूछती है। इजुमी बोलता है कि उसे उतना कुछ पता नहीं है बेकिंग के बारे में, पर अगर उसे कुछ अच्छा बनाना है तो वो एक बार में नहीं बनेगा, उसे ट्राई करते रहना होगा। एक हफ्ते बाद यूकी अपने कपकेक्स इजुमी और क्योको को टेस्ट कराने लाती है और वो देखने में उतने कुछ टेस्टी लग नहीं रहते। यूकी कहती है कि वो नहीं चाहती कि तोरू उन्हें देखे, पर तभी तोरू पीछे से आकर खुद ही उस केक को ले लेता है। वो यूकी की उंगलियों पर लगे बैंडेजेस को नोटिस करता है और हालांकि वो खाने लायक तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे खाता है और कहता है कि उसे अगले केक का इंतजार रहेगा। बाकी दोनों भी उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, जिससे उसे और अच्छा करने की इंस्पिरेशन मिलती है। कई दिनों बाद इजुमी को अचानक से एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से होकाइडो जाना था, इसलिए वो एक हफ्ते बाहर रहेगा। इधर बेचारी क्योको अकेली पड़ जाती है और उसे उसके साथ रहने की आदत लग गई थी, इसलिए वो 2 ड्रिंक्स ले लेती है।
वो उसके वापस आने तक बस दिन जैसे तैसे काट रही थी। एक समय बाद तो बस उसका दिमाग खराब ही होने वाला था, क्योंकि इजुमी ने उसे मैसेज तक नहीं किया था। दूसरी तरफ इजुमी अपना चार्जर लाना भूल गया था, जिस वजह से उसने एक हफ्ते तक किसी को कांटेक्ट नहीं किया। जब वो वापस आता है और वो न्यूज़ क्योको को मिलती है तो वो दौड़ के सीधा उसके घर चली जाती है। जब इजुमी घर आके अपना फोन चार्ज करता है तो देखते हैं कि क्योको का मैसेज आया हुआ है और वो भी उससे मिलने के लिए घर से बाहर निकलता है और एलिवेटर से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है तभी क्योको से टकरा जाती है और तुरंत उसे कस के गले लगा लेती है। ये 5 दिन उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 5 दिन थे। स्कूल में लड़कियां पूछती कि ऐसा क्या है जो इजुमी को पसंद नहीं है। वो बताती कि उसे हॉरर मूवीज नहीं पसंद है, पर फिर भी वो उसके साथ देख लेता है। लड़कियां बोलती है कि वो सिर्फ इसलिए देखता होगा क्योंकि क्योको से जबरदस्ती दिखाती होगी। फिर यूकी कुछ ऐसा बोल देती है जो कि क्योको के दिमाग में जाकर छप जाता है। वो कहती है कि अगर उसने ये डरावनी मूवीज देखना जारी रखी तो हो सकता है इजुमी पीछे हटने लगे। इसी वजह से बाद में घर पर जब क्योको इजुमी के साथ मूवीज देख रही थी तो वो जानबूझकर डरने का नाटक कर रही थी, लेकिन ये दिखावा उल्टा पड़ गया क्योंकि इजुमी और ज्यादा डर जाता है। वो अपना मन शांत करने के लिए बाथरूम जाता है और क्योको बिस्तर पे जाके लेट जाती है और सोचती है कि अब इजुमी और उसका सब खत्म। उसके कदमों की आवाज सुन के इजुमी भी उसके बेडरूम में आ जाता है। क्योको को बुरा लग रहा था कि वो बाकी लड़कियों की तरह स्वीट और इनोसेंट नहीं है, पर इजुमी उसे दिलासा देता है कि वो जैसी है वो उसे वैसी ही पसंद है। उसने अपने दिमाग में उसकी कोई आइडियल इमेज नहीं बनाई है। क्योको को रियलाइज होता है कि वो भी उसी की तरह है, उसे भी इजुमी जैसा है वैसा ही पसंद है। क्योको उसके दिल की आवाज सुनने के लिए उसके गले लग जाती है और इजुमी भी यही करता है। उसके बाद दोनों अपनी पहली रात साथ बिताते हैं। बाद में इजुमी तोरू के घर जाता है और तोरू उसके गले पर लगे निशान को नोटिस करता है और समझ जाता है कि क्योको ने उसे काटा है, जिससे वो इस बात का सबूत देना चाहती है कि इजुमी सिर्फ उसका है। कुछ दिनों बाद इजुमी को उसके पास के बुरे सपने आने लगते हैं। सपने वो अपने उस वर्जन को देखता है जिसके सीने में सिर्फ डर था, जिसे हर चीज से नफरत थी, जिसका कोई असल दोस्त नहीं था और जो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार था। इजुमी अपने उस वर्जन के पीछे जाके खड़ा होता है और कुछ देर और खुद को संभले रहने को कहता है, क्योंकि जल्द ही कुछ लोग आएंगे जिन्हें सच में उसकी चिंता होगी, जो उसे जैसा है वैसा ही अपनाएंगे, और इन सब से ऊपर एक लड़की जो उसके साथ हंसेगी, रोएगी और उसे प्यार करेगी। जब वो उठता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट काकेरू, जो कि इतना कूल दिखता है, असल में वो ऐसा है ही नहीं। रमी को उसकी सच्चाई पता है कि कैसे उसे दूसरों पर चिल्लाना कितना बुरा लगता है। जब लोग उसे अनएथलेटिक होने को लेकर मजाक उड़ाते हैं तो वो हंस तो देता है, पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग खराब हो जाता है। दूसरे लोग जब उस पर रिलाय करते हैं तो उसे पसंद आता है, पर इसी वजह से जब वो अकेला होता है तो उसे घबराहट होती है। उसका यही वर्जन रेमी को पसंद था। जब वो पहली बार मिले थे तो रेमी ने उसमें कुछ अलग नोटिस किया था। बाकी सब लड़के बोलते थे कि रेमी कितनी खूबसूरत है, पर हमारे प्रेसिडेंट को वो उतनी कुछ खास नहीं लगी। वही मोमेंट था जब रेमी ने उसमें कुछ अलग नोटिस किया। एक दिन क्लास में रेमी काकेरू को कोर्स बुक के पीछे कुछ छिपा के पढ़ते हुए देखती है और उससे बात करने का फैसला करती है। क्लास के बाद वो काकेरू के पास आती है और वो एक दूसरे को अपनी फेवरेट बुक के बारे में बताते हैं। काकेरू बताता है कि उसके मम्मी पापा के पास किताबों का पूरा भंडार है। रेमी पूछती है कि क्या वो उन्हें कभी देखने आ सकती है, और काकेरू मान जाता है। एक दिन वो उसे अपने घर पर इन्वाइट करता है और रेमी शेल्फ पर रखी एक बुक को देखती है जिसका टाइटल था द डे बिफोर द वर्ल्ड एंड्स। उन दोनों को ही कहानियां पढ़ना पसंद था, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। जब रेमी उसे दूसरी बुक पढ़ने को देती है तब काकेरू को थोड़ा सा कुछ फील होता है उसके लिए, पर वो हेजिटेट कर जाता है क्योंकि उसका एक दोस्त रेमी को पसंद करता था। वो रेमी को उसके बारे में बताता है, पर रेमी उस बात को तवज्जो ही नहीं देती और पूछी कि क्या वो दोबारा उसके घर आ सकती है। जब वो दूसरी बार उसकी लाइब्रेरी में आती है तो रेमी पूछती कि अगर वो इस दुनिया में आखिरी इंसान बचा होता तो वो क्या करता, जैसा कि उस बुक में हुआ था। काकेरू मुड़ता है और बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। रेमी एकदम से सन्न रह जाती है और सोचने लगती कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा है, पर जब उसे देखती है तो काकेरू का पूरा चेहरा लाल पड़ा था। फिर वो उसे बताती कि वो भी उसे पसंद करती है। उसी के बाद से वो रिलेशनशिप में आए थे। दूसरी तरफ हम इजुमी और क्योको को देखते हैं। क्योको इजुमी के पैर पर एक नई नेल पॉलिश ट्राई कर रही थी। जैसी वो उसकी तरफ झुकती है, इजुमी को पता नहीं कि उसके सिर पर पैर रखने का मन करता है। इजुमी तुरंत उसे नाक रगड़ के माफी मांगने लगता है और क्योको हैरान हो जाती है। उसे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा था, पर वो हैरान इसलिए थी क्योंकि इजुमी बाहर सबसे एकदम टफ रहता है, पर उसके सामने एकदम छोटा सा बच्चा बन जाता है। वो सोचने लगती है कि उसका असल वर्जन कौन सा है। इजुमी बोलता है कि वो उतना टफ नहीं है जितना वो सोचती है। इजुमी पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो उस पर चिल्लाया करे और उसे मारा करे। वो तो तब हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि क्योको को ऐसी चीजें पसंद है। इजुमी कहता है कि वो ट्राई करेगा। अगले दिन जब वो स्कूल आता है तो कूल बनने की एक्टिंग करता है। लड़के शॉक हो जाते हैं और तोरू तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे पक्का क्योको का हाथ है। काकेरू तो उसे हड़काता भी है कि अगर उसे नहीं पसंद तो वैसा क्यों कर रहा है। इजुमी कहता है कि वो नहीं रुक सकता क्योंकि वो क्योको के लिए कर रहा है। साइंस क्लास के वक्त जब वो अकेले होते हैं तब इजुमी फुल दबंग होने का ट्राई करता है, पर तभी दूसरी क्लास की 2 लड़कियां उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं और डर के मारे भाग जाती है वहां से। इधर क्योको तो मुस्कुरा रही थी। इस दौरान यूकी को एक लड़का प्रपोज कर देता है और उसे कई दिनों तक समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो फाइनली इजुमी और क्योको को बताती है कि वो उसे मना करना चाहती है, पर उसे पता नहीं है कि वो कैसे करे। इजुमी के पास एक आइडिया था कि वो प्रिटेंड करे कि तोरू उसका बॉयफ्रेंड है। वो तोरू को इसके बारे में बताती है और वो मान जाता है और तोरू उसका हाथ पकड़ता है। यूकी सोचती है कि काश वो दिखावा ना कर रहे होते। उनका प्लान था कि वो कपल की तरह एक्ट करेंगे और यूकी उस लड़के से बात करेगी। फिर वो लड़का आ जाता है, उसका नाम था अकाने। जैसे ही तोरू उसको देखता है उसके तो पसीने छूट जाते हैं क्योंकि बंदा इतना हैंडसम था कि उसके सामने इजुमी खुद फीका पड़ जाए। तोरू की हालत टाइट हो जाती है। उसे पता था कि वो उसके आसपास भी नहीं है। हालांकि जब अकाने तोरू को देखता है तो उसे लगता है कि तोरू यूकी का बॉयफ्रेंड है और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वो खुद ही पीछे हट जाता है। वो माफी मांगता है और वापस लौट जाता है।
क्योंकि दौड़ के उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसने इतने हॉट लड़के को रिजेक्ट क्यों किया। यूकी एक्सप्लेन करती है कि अकाने उसकी लीग से बाहर का लड़का है, उसे नॉर्मल लड़के पसंद है। बाद में यूकी अकाने के बारे में पता करती है। रवि बताती है कि अकाने उसकी क्लास में और आईसाइट कमजोर होने की वजह से उसकी हरकतें थोड़ी फनी लगती हैं। ये सुनकर यूकी के दिमाग में कुछ आता है और वो स्कूल के बाद उसका वेट करती है। उसके आते ही वो भाग कर उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने आईसाइट कमजोर होने की वजह से उसे कोई और तो नहीं समझ लिया था। पर अकाने हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है ऐसा नहीं है, वो हमेशा से उसे ही देखता था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अकाने की आंखें कितनी कमजोर हैं, क्योंकि वो उनके नाम गलत ले रहा था। कुछ दिनों बाद क्योको इजुमी के बालों की स्टाइल बना रही थी, पर इसकी वजह से इजुमी के ऊपर क्लास की और लड़कियां ध्यान देने लगी। क्योको जलन के मारे उबलने लगती है और खींच कर उसे अपने साथ घर ले जाती है। वापस जाते वक्त इजुमी के 2 पुराने क्लासमेट उसके बगल से गुजरते हैं। वो वही लड़के थे जो उसे परेशान किया करते थे और वो फिर से उसे धमकियां देने लगते हैं। क्योको के वहां होने के बावजूद भी वो नहीं रुकते। अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में देखकर क्योको का तो दिमाग फट जाता है और वो उन दोनों को कायदे से कूट डालती है और फिर वो और इजुमी खुशी खुशी साथ घर जाने लगते हैं। वही लड़के एक रेस्टोरेंट में शिंडो से मिलते हैं। उन लड़कों के चेहरे पर अभी भी चोटें लगी हुई थी। वो कहता है कि उसे इजुमी बिल्कुल पसंद नहीं है। शिंडो को पता था कि इजुमी उसके बारे में कुछ नहीं सोचता, पर इजुमी उनके दिमाग में हमेशा रहता है। बाद में इजुमी नोटिस करता है कि क्योको के नकल्स लाल पड़ गए। वो उसे दिल से शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा लगा था कि कोई है जो उसके लिए लड़ने तक को तैयार है। अगले दिन क्योको अभी भी उस बात को पकड़े बैठी थी कि इजुमी को दबंग की तरह एक्ट करना चाहिए। वो तो ये तक कह रही थी कि मुझे चाटा मार दो, और लड़की मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से शिंडो आ जाता है और उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योको रोने धोने लगती है और शिंडो इजुमी को हड़काता है कि वो जो कह रही है इजुमी वो कर क्यों नहीं रहा है। इजुमी फिर उसका हाथ खींचता है और उसे उल्टा सीधा सुनाते हुए अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। फिर क्योको एक मिनी मार्केट में रुकती है और उन्हीं लड़कों को देखती है जो कि इजुमी को परेशान कर रहे थे। उनमें एक नया लड़का भी था। बाकी दोनों तो उसकी एक तीखी नजर से कांप गए और कूड़ा बीनने लगे। जब वो वापस लौटती है तो वो इजुमी को देखते हैं और उनकी हवा तो तब टाइट हो जाती है जब इजुमी उसे देरी से आने के लिए चाटा चढ़ देता है। अब वो क्योको से ज्यादा इजुमी से डरने लगे थे। इजुमी तो बेचारा दुख में था कि उसने अपने खुद की ही गर्लफ्रेंड को चाटा मार दिया, पर जब वो उसे देखते तो पाते कि वो तो मजे से हंस रही है, इसलिए इजुमी उसे कस के हक कर लेता है। घर पर इजुमी क्योसुके से अकेले में बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। इजुमी से क्योको के दबंग लड़के होने वाले ऑब्सेशन के बारे में बताता है कि जब वो उसे बदतमीजी से बात करता है तो वो कितनी खुश हो जाती है। उसके पापा को भी अपनी बेटी का ये अजीब सा ऑब्सेशन समझ नहीं आता। क्योसुके समझाते कि क्योको को पसंद आता होगा जब इजुमी अपनी यूजुअल सेल्फ से थोड़ा हट के कुछ करता होगा। इजुमी को भी लगता है कि हाँ ये तो हो सकता है। फिर क्योको आ जाती है और पूछती है कि उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। क्योसुके से तुरंत हड़का देता है कि वो इजुमी को इतना पुश क्यों करती है। फिर उन दोनों के बीच लबड़ सबड़ होने लगती है। कुछ दिनों बाद तोरू और इजुमी कुछ पीने के लिए लेने जाते हैं और उन्हें उनका क्लासमेट दिखाई देता है। तोरू से ग्रीट करता है पर वो लड़का उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। इजुमी कहता है कि शायद वो उसकी वजह से उन्हें इग्नोर कर गया होगा और उसे लगता है कि उस लड़के को क्योको पसंद है। हालांकि उन दोनों को पता था कि क्योको को लेकर अगर लड़का सीरियस नहीं है तो वो क्योको की गुस्से वाली साइड को कभी हैंडल ही नहीं कर पाएगा। क्लास में वापस जाने से पहले इजुमी को याद आता है कि शायद वो साइंस रूम में अपना फोन भूल आया है। साइंस रूम में उसे वही लड़का मिल जाता है और लड़के का नाम मजूची है। उन दोनों के बीच थोड़ी सी ऑकवर्डनेस बढ़ जाती है, पर आखिर में जब मजूची देखता है कि इजुमी अपना फोन नहीं ढूंढ पा रहा है तो वो उसकी हेल्प करता है। वो उसके नंबर पर कॉल करता है और इस भुलक्कड़ की पीछे वाली पॉकेट में ही इसका फोन रखा हुआ था। मजूची गुस्सा आ जाता है कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वो पूछना चाहता था कि क्योको ने आखिर उसने देख क्या लिया, पर बीच में ही खुद को रोक लेता है। उसने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया था, फिर भी इजुमी समझ गया था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो क्योको को कभी कस के चाटा मार सकता है। मजूची कंफ्यूज हो जाता है और साफ साफ कह देता नहीं, कोई भी रीजन हो मैं क्योको को कभी नहीं मारूंगा। तभी इजुमी स्माइल करता है और बोलता है कि इसी वजह से तुम क्योको के लायक नहीं हो। हॉल में क्योको इजुमी के पास आती है और पूछती है कि क्या उसका फोन मिला उसे, पर इजुमी उसे अपने सामने से ढकेल देता है। मजूची बीच में आने वाला था पर इजुमी उसे रोक देता है और कहता है कि कुछ मत बोलना। इधर क्योको तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। मजूची इजुमी को कम आंकने के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बस इजुमी शक्ल से मासूम है, बाकी वो है बहुत पहुंची हुई चीज। इजुमी उसे रोते हुए थैंक्स बोलता है। एक दिन इजुमी के इस पुराने वाले क्लासमेट तानीहारा को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो नए इजुमी के साथ एक बंद डिब्बे में कैद था और इजुमी उसे जज कर रहा था कि उसने सिर्फ दूसरों की अटेंशन पाने के लिए क्या क्या किया। फिर उसे मिडिल स्कूल के उन रैबिट्स की याद आती है जिन्हें इजुमी बहुत पसंद करता था। सपने में इजुमी के मुड़ते ही तानीहारा डर के मारे उठ जाता है। वो शिंडो से इजुमी का नंबर लेता है और उसे कॉल करता है, पर इजुमी कॉल नहीं उठाता। वो सीधा उसकी बेकरी पर पहुंच जाता है और इजुमी उसे बाहर ही खड़ा मिल जाता है। वो प्रिटेंड करता है कि वो वहां से केक लेने आया है। इजुमी अपना आपा नहीं खोता और बताता है कि रोड के किनारे एक और बेकरी है। तानीहारा मना कर देता है और कहता है कि वो कल आगे चीज केक ले लेगा। इजुमी कहता है कि अगर वो चीज केक ले रहा है तो उसे फ्रूट टार्ट भी ले लेना चाहिए। तानीहारा मान जाता है और कहता है कि मेरे लिए 2 पैक कर दो। वो अपनी 2 उंगलियां दिखाता है और इजुमी भी वही करता है और दोनों को ही समझ आ गया था कि मिडिल स्कूल वाले उन रैबिट्स की बात हो रही है। जाने से पहले तानीहारा पूछता है कि उसने उसका फोन क्यों नहीं उठाया था। इजुमी बताता है कि असल में उसका फोन टूट गया और शायद वो उसे कल तक सही करवा लेगा। तानीहारा को रियलाइज होता है कि इजुमी उसे इग्नोर नहीं कर रहा था, पर इसी चीज से उसे याद आता है कि कैसे वो मिडिल स्कूल में इजुमी को इग्नोर किया करता था और कैसे वो एक बार स्कूल के खरगोशों को खाना खिलाना भूल गया था जिस वजह से वो मर गए थे और उसने सारा इल्जाम इजुमी पर मर दिया था। अब उसे इसी चीज का पछतावा हो रहा है और वो अपनी गलती मानना चाहता है, पर वो ये भी सोचे कि क्या वो इजुमी को ये बात बता पाएगा। इस दौरान इजुमी क्योको को बुक शेल्फ साफ करने में मदद कर रहा था और तभी उसे क्योको की मिडिल स्कूल की फोटो एल्बम मिल जाती है। वो पूछती है कि क्या उसके पास है अभी उसकी एल्बम, और इजुमी अजीब सी स्माइल पास करता है।
असल में वो अपनी एल्बम फेंकने जा रहा था, पर तानीहारा से मिलने के बाद उसने अपना फैसला बदल लिया। खैर अब उसे अपनी हाई स्कूल की एल्बम का इंतजार है, क्योंकि हाई स्कूल में ही उसने असली दोस्त और अच्छी मेमोरीज बनाई हैं। कुछ दिनों बाद क्योको और इजुमी को रास्ते में तानीहारा मिलता है। वो मीटिंग थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि इजुमी और तानीहारा दोनों ही शर्माने लगते हैं, जैसे कि उनका रिश्ता तय किया जा रहा हो। क्योको तानीहारा को धमकाने लगती कि मेरे इजुमी के आसपास भी मत दिख जाना, समझे, इजुमी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। असल में क्योको को लग रहा था कि शायद तानीहारा इजुमी को पसंद करता है। तानीहारा तुरंत मना करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं शिंडो के जैसा थोड़ी ना हूँ। क्योको को लगने लगता है कि कहीं शिंडो और इजुमी का चक्कर तो नहीं चल रहा है कोई। इजुमी घबरा जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। पता भी शिंडो खुद वहां आ जाता है और बड़े मजे से उन्हें हाय बोलता है। क्योको पूछती है कि क्या अभी भी उसकी बात होती है चीका से, जिस पर शिंडो बताता है कि वो फाइनल एग्जाम्स के प्रिपरेशन में थोड़ा बिजी है, इसलिए वो इजुमी के साथ समय थोड़ा ज्यादा बिता रहा है। ये सुनते ही क्योको आग बबूला हो जाती है। उसे लग रहा था कि उनके बीच लड़कों वाला कुछ चक्कर चल रहा है। तानीहारा तो क्योको से इतना डरा हुआ था कि वो शिंडो को चुपचाप अपने साथ वहां से ले जाता है। क्योको इजुमी से साफ साफ बोल देती है कि इजुमी को लड़कों से बच के रहना चाहिए, और अगर वो उस पर कभी चीट करे भी तो ये पक्का कर ले कि किसी लड़की के साथ चीट करे, आगे जाके उसे ये ना सुनना पड़े कि उसका बॉयफ्रेंड उसे किसी लड़के के साथ चीट कर गया। इजुमी मान जाता है और अगले दिन अपने सारे लड़के दोस्तों से अपनी माशूका के ऑर्डर्स को बता देता है। दूसरी तरफ यूकी अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल के कुछ सामान खरीद रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में अकाने मिल जाता है। यूकी की बहन तो एकदम सीरियस हो जाती है और पूछती कि वो इस हैंडसम मर्द को कैसे जानती है। वो उसे चिढ़ाने भी लगती कि कहीं वो सबसे छिपकर डेट तो नहीं कर रहे हैं। अकाने थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है ऐसा नहीं है, यूकी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। यूकी की बहन उसे ऐसे घूरती है जैसे कि उसने फ्री में हमारे राजकुमार को वापस लौटा दिया हो। खैर वो अपनी बहन को साइड कर देती है और अकाने उसे बाय बोल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तोरू को गलतफहमी हो जाए। यूकी अभी भी उस झूठ को बनाए रखती है, पर उसे अंदर ही अंदर पता था कि अगर उसके पास दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का भी हो फिर भी तोरू को उससे जलन नहीं होगी। स्कूल में भी जब साकुरा उससे पूछती कि क्या वो और तोरू डेट कर रहे हैं, तब वो वहां भी झूठ बोल देती है। बाद में यूकी ये सब रेमी को बताती है, क्योंकि उसे साकुरा के साथ चीजें सॉर्ट करनी थी, पर उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी। रेमी बोलती कि वो साकुरा को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि ये काम यूकी का है और उसे ही करना होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। यूकी को पता था कि जिस प्यार की नजर से वो तोरू को देखती है, उस नजर से तोरू ने उसे कभी देखा ही नहीं है। उसे पता है कि उसे वो झूठ वहीं खत्म कर देना चाहिए था जब उसने अकाने को रिजेक्ट किया था, पर उसकी जगह उसने तोरू से फिर भी नाटक जारी रखने को कहा, इस होप में कि वो झूठ आगे जाकर कभी सच में बदल जाएगा। यूकी पूरे हफ्ते स्कूल नहीं आती और इसकी वजह वो किसी को नहीं बताती, ना तोरू को और ना ही क्योको को। तोरू को उसकी चिंता तो बहुत हो रही थी, पर वो फिर भी जबरदस्ती हंस देता है और कहता है कि शायद वो कल से आने लगे। इधर घर पर यूकी की बड़ी बहन गुस्साई हुई थी कि वो बेवजह स्कूल नहीं जा रही है। हालांकि उन्हें ये पता था कि यूकी को कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी रही है। यहाँ तक कि जब वो बच्ची थी तब भी साफ साफ कुछ नहीं बोलती थी कि उसे क्या चाहिए, बस रोज जाती थी। उसकी बहन बोलती कि उसे डिसाइड करना होगा कि उसे क्या चाहिए और उसके पीछे पड़ना होगा, नहीं तो उसे सिर्फ रिग्रेट होगा। वो अपनी बहन के कहे शब्दों के बारे में सोचती है और फिर अपना फोन स्विच ऑन करती है और देखती है कि उसमें क्योको के ढेर सारे मैसेज पड़े। पर जब वो तोरू का एक मैसेज देखती है तो जम सी जाती है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि साकुरा ने उसे प्रपोज कर दिया है। फाइनली अगले हफ्ते यूकी वापस आ जाती है और क्लास की लड़कियां उसे घेर लेती है। यूकी ऐसा दिखा रही थी कि कुछ नहीं हुआ है। बाद में तोरू से अकेले रूफ टॉप पर ले जाता है। यूकी को लग रहा था कि तोरू अब उनके झूठ को बस खत्म करने वाला है और उसे शायद साकुरा के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। हालांकि हैरानी से तोरू बताता है कि साकुरा ने सिर्फ कन्फेस किया था, उसने कभी जवाब मांगा ही नहीं, क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा है कि वो यूकी का बॉयफ्रेंड है। यूकी पूछती है कि उसे साकुरा को सीधा सीधा सच क्यों नहीं बताया, जिस पर तोरू बोलता है कि उसे यूकी को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ना नहीं था और वैसे भी वो साकुरा के साथ रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। यूकी एकदम से फ्रीज हो जाती है और उसे साकुरा के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि साकुरा ने तोरू के लिए कितने एफर्ट्स डाले, तो वहीं वो सिर्फ सच्चाई से भागती रही है। हालांकि इस सब के बाद भी अंदर ही अंदर यूकी को बहुत अच्छा भी लग रहा था और वो खुश थी। उसे समझ आ गया था कि भले ही वो और तोरू साथ नहीं है, पर फिर भी तोरू के सबसे नजदीक वही है। उसे पता था कि वो कितनी बुरी है, तो वहीं साकुरा एकदम प्योर है। यूकी फिर मुंह से भाप निकालती है और तोरू कहता है कि आज से ठंड बढ़ गई है और बस अब उसे बर्फ गिरने का इंतजार है। यूकी पूछती है ऐसा क्यों, बर्फ तो गंदी होती है, सब जगह कीचड़ हो जाती है और वो बस शुरू में ही अच्छी लगती है, पर वसंत का मौसम आते ही सारी बर्फ पिघल जाती है। उसकी उदासी को तोरू भांप लेता है और उसे याद आता है जब उसने यूकी का हाथ पकड़ा होता तो उसे कैसा लगा था। तोरू उसे बताता है कि बर्फ वसंत की बहार की वजह से नहीं पिघलती, वो तब पिघलती है जब उसका मन होता है। यूकी कहती है कि साकुरा के पेड़ों को उगने के लिए बर्फ को जाना पड़ता है, पर तोरू अपने कहे शब्दों से पीछे नहीं हटता और कहता है कि बर्फ सिर्फ इसी वजह से नहीं चली जाती क्योंकि साकुरा ने उसे कुछ कह दिया। अब पता दोनों को था कि यहाँ पर बर्फ यूकी है और बसंत के मौसम में आने वाले पेड़ साकुरा। यूकी मुस्कुराती और कहती कि मौसम ऐसे काम नहीं करते। हालांकि अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो उसे खुश करने के लिए सब कर रहा है। तोरू खुश था कि वो कम से कम हंसी तो, और फिर वो हल्के से उसकी उंगली पकड़ते हैं और दोनों वापस लौट जाते हैं। इस दौरान काकेरू रेमी से पूछते कि साकुरा आजकल खुश खुश क्यों लग रही है। रेमी मुस्कुराती है और बिना कुछ सीधा सीधा जवाब दिए वहां से चली जाती है। काकेरू उसकी कही बात के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी साकुरा काउंसिल रूम में आ जाती है। वो बाहर से तो पूरी नॉर्मल लग रही थी, पर जब वो खिड़की से तोरू और यूकी को साथ में खुश देखती है तब साकुरा एकदम से सहम जाती है और चुपचाप वहां से जाने लगती है। काकेरू उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछते कि क्या हुआ। साकुरा आखिर में कह ही देती है कि वो हार गई, कुछ शुरू होने से पहले ही वो हार गई। काकेरू गुस्सा था और वो कहता है कि वो जो भी लड़का था उस पर एक पैसे का दिमाग नहीं था, क्योंकि उसने साकुरा जैसी प्यारी लड़की को नहीं चुना।
फाइनली साकुरा अपनी हंसी का दिखावा रोक कर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सब एक साथ बैठे हैं। क्योको को अचानक से रियलाइज होता है कि सिर्फ उसकी और यूकी के भाई बहन है और उनके दोस्तों में बाकी किसी के नहीं है। हालांकि तोरू कहता है ऐसा नहीं है, शू की भी एक बहन है। सभी दंग रह जाते क्योंकि शू ने उन्हें कभी नहीं बताया था। तोरू बताता है कि उसे भी अभी कुछ ही दिन पहले पता चला जब वो उसके घर गया था। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी छोटी बहन से हुई थी। वो दोनों के चेहरे तो सेम लग रहे थे पर पर्सनैलिटी वाइज वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फिर किसी दिन स्टूडेंट काउंसिल रूम में क्योको अकाने से पूछती है कि वो अभी भी उनसे इतना फॉर्मली बात क्यों करता है। अकाने थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि उसे ऐसे एकदम से कैजुअली बात करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। पर क्योको कहती है कि तुम यूकी के साथ तो बड़ा कैजुअली बात करते हो। उसे याद आता है कि रेमी ने तो उसे जबरदस्ती फॉर्मेलिटीज को साइड रखने को कहा था, पर जैसे ही यूकी आई अकाने खुद ब खुद उसे नॉर्मली बात करने लगा। शू बीच में बोल पड़ता है कि हटो सब, मैं सबसे पहले अकाने को उसके फर्स्ट नेम से बुलाऊंगा। उसने ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली बोली थी कि इन तीनों को अजीब लगने लगता है। अकाने कहता है जैसा वो सोच रहे वैसा नहीं है, उसे भी पहली बार ऐसे दोस्त मिले जो कि कैजुअली बात करने के लिए उसे फोर्स कर रहे हैं और उसे दिल से अच्छा लग रहा है। तभी काकेरू वहाँ आता है और इतने रंग बिरंगे लोगों को साथ देखकर उसे थोड़ा सा ऑड लगता है। इजुमी और तोरू फटाक से उसे धर लेते हैं और उसका एग्जाम्पल देते हुए अकाने से बोलते कि ये लड़का भी पहले हमसे चिड़ा चिड़ा रहता था, पर अब देखो धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। शू बिल्कुल चुप रहता है क्योंकि वो उन दोनों जितना बोल्ड नहीं था कि स्कूल के प्रेसिडेंट के साथ इतना फ्रैंक हो जाए। उनकी बातें क्योको के समझ से बाहर थी, इसलिए वो चली जाती है। अकाने ये दोस्ती वाला शब्द सुन के खुश था और वो कहते कि सबसे पहले वो तोरू को उसके फर्स्ट नेम से बुलाएगा। इजुमी को जलन होने लगती कि कहीं तोरू और अकाने पक्के दोस्त न बन जाए, इसलिए वो पूछते कि क्या तोरू भी अकाने को उसके फर्स्ट नेम से बुलाएगा। और तोरू कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इजुमी को सोचता है कि अब उसे तोरू को अपने बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट करना होगा। काकेरू तो घबरा जाता है पर इजुमी हंस के बात टाल देता है। अकाने फिर कैजुअली बोलता है कि अरे वो इजुमी का दोस्त नहीं लेगा। इजुमी शर्मा जाता है और तुरंत क्लास से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद अकाने और इजुमी इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि उन दोनों में से लंबा कौन है। वो सामने से जा रही साकुरा से भी पूछते कि वो बताए कि उन दोनों में से लंबा कौन है। साकुरा उन दोनों को डांट लगाती कि वो दोनों इतनी छोटी सी बात को लेकर लड़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद इजुमी हनोका को अपने दोस्तों से मिलवाता है। हनोका को लड़कों से थोड़ा डर लगता था पर उसे काकेरू और तोरू से कोई दिक्कत नहीं थी। तोरू काकेरू को नीची नजरों से देखता है, जैसे कि बोल रहा हो देखा वो मुझे तुमसे ज्यादा मानती है। फिर वो दोनों हनोका के मन में अपनी इमेज अच्छी करने के लिए उसे चॉकलेट टॉफी देने लगते हैं। पर जैसे शू वहाँ आता है हनोका बहुत डर जाती है और झट से इजुमी के पीछे छिप जाती है और कहती कि शू बहुत तेज बोलता है और किसी को भी चैन से बैठने नहीं देता, जिससे बेचारे शू का दिल टूट जाता है। बाद में इतना तेज बोलने की वजह से शू का गला दर्द होने लगता है। क्योंकि और यूकी कहती कि अगर तबीयत नहीं सही लग रही तो घर चले जाओ ना। शू ऐसे तो चुप नहीं रहता पर अब जब उसका गला ही दर्द कर रहा था तो उसे ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता है। हॉल में भी उसे हनोका मिलती है जो कि एक भारी बॉक्स उठाए कहीं जा रही थी। शू से वो बॉक्स ले लेता है पर बोलता कुछ नहीं। हनोका को बुरा लग रहा था जो उसने कल बोला था उसके लिए। वो उसे माफी मांगना चाहती थी पर शू उसे बीच में ही रोककर चला जाता है। अगले दिन फिर से शू अपने यूजुअल फॉर्म में वापस आ जाता है और हनोका उसे छुपकर देख रही थी और तभी साकुरा पीछे से आकर उसे डरा देती है। हनोका उसे बताती है कि वो शू से माफी मांगना चाहती है, पर जैसे ही शू रूम से बाहर आकर अपनी बकवास शुरू करता है तब वो फिर से उस पर चिल्ला के भाग जाती है। दूसरी तरफ हम शू की छोटी बहन को देखते हैं जिसे क्लास टीचर उसे कह रहे थे कि वो अपने पसंद के स्कूल में एडमिशन लेने के लायक नहीं है। वो बुढ़ा तो उस पर हंस तक देता है कि उसने इतना बेकार होने के बावजूद इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने का सोच भी कैसे लिया। जब शू देखता है कि उसकी छोटी बहन सोफे पर तकिए से मुंह दबाए बैठी हुई है तब वो चुपचाप जाके उसके बगल में बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। उसकी बहन बोलती है कि उसे डिनर नहीं करना और शू पूछता है किस लिए। फिर उसकी बहन अपने टीचर के बारे में उसे बताती है कि कैसे उसके मार्क्स को देखकर वो हंस पड़े थे। शू तो बौरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी छोटी बहन कितना मन लगाकर पढ़ती है और किसी का भी उस पर इस तरह से हंसने का कोई हक नहीं बनता। वो उसे कहता है कि उस टीचर को कभी घर लेकर आना, मैं उसकी क्लास लेता हूँ। उसकी बहन रोने लगती है और बोलती कि वो इतनी मेहनत करती है फिर भी उसके मार्क्स नहीं आते और उसके टीचर ने बोला है कि वो उस स्कूल में कभी भी नहीं जा सकती जहाँ उसे जाना है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। शू उसका सिर चलाता है और उसे शांत करता है। ये क्या करके जिस स्कूल में वो जाना चाहती है वो उतना अच्छा है भी नहीं, खासकर वहाँ की यूनिफॉर्म, उसे उसके स्कूल आना चाहिए। अगले दिन स्कूल में शू क्योको से पूछते कि क्या वो उसकी बहन को पढ़ा देगी। क्योको उसकी बात समझती है और मान जाती है। शाम को जब शू की बहन उसके घर आती है तो वो इजुमी को उसका भाई समझ लेती है। क्योको बोलती कि वो तुरंत पढ़ानी शुरू करेंगे क्योंकि उसे पता है कि मतोबा को नए लोगों के साथ सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। वो पहले उसे जानना चाहती थी। धीरे धीरे वो ओपन अप होने लगती है और बताती कि उसके पास सिर्फ शू का नंबर है और अगर वो घर लेट से पहुंचेगी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। क्योको हंसने लगती है और सोचती कि वो दोनों सच में क्लोज हैं। इस दौरान शू तोरू को अपने साथ मंदिर लेकर आता है। उसे अपनी बहन के लिए एक महंगा वाला लकी चार्म खरीदना था। तोरू को थोड़ा डाउट था कि क्या वो उसे लेगी भी, हालांकि शू को पता था कि वो लेगी। उन दोनों भाई बहन को अंदर ही अंदर पता था कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब क्रिसमस आने वाला था और क्योको के घर पर शोता और क्योसुके बोलते हैं कि वो खुद भले ही न रहे पर इजुमी वहाँ जरूर होना चाहिए। हालांकि इजुमी वादा नहीं करता कि वो आ पाएगा क्योंकि क्रिसमस की वजह से शॉप पर काफी ऑर्डर्स हैं। शोता और क्योसुके उसे इतना प्लीज बोलते हैं जितना उन्होंने जिंदगी में क्योको से कभी नहीं बोला होगा और बेचारी पूछती कि उन्हें पता है ना कि वो उसे डेट कर रहा है, उन दोनों को नहीं। दूसरी तरफ तोरू के अपने अलग दुख थे। वो काकेरू और शू को साथ ले जाता है। वो उन्हें अपनी उलझी हुई लव लाइफ के बारे में बात करने के लिए लाया था। सबसे पहले वो बताता है कि पहले वो क्योको को पसंद करता था, फिर साकुरा उसे पसंद करने लगी और आखिर में यूकी, जिसे ना तो वो अपनी दोस्त बोल सकता है और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड। वो दोनों क्योको और साकुरा वाली बात पर तो शांत रहते हैं पर जब यूकी वाली सिचुएशन को सुनते हैं तब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो और तोरू तो डेट कर ही रहे हैं। शू से सीधा सीधा पूछता है कि क्या उसे यूकी पसंद है या नहीं। तोरू भी साफ साफ बोल देता है कि हाँ उसे यूकी पसंद है
पर फिर भी वो अभी पूरे दिल से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। काकेरू चिल्लाने लगता है कि उसे दूसरों के ओपिनियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे इस बात से आगे का फैसला लेना चाहिए कि वो क्या सोचता है और जो रिश्ता अभी उसका यूकी के साथ है क्या वो उसे खुश है। तोरू तो उसकी बात सुन के दंग रह जाता है कि इस लाल बाल के अंदर इतना दिमाग कहाँ से आया। एक दिन लंच के वक्त यूकी तोरू के पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसके घर आकर उसका नया गेम ट्राई कर सकती है। तोरू पहले तो हिचकिचाता है पर फिर मान जाता है क्योंकि उसे पता था कि जिस बात से वो डर रहा है वो आज नहीं तो कल होगी ही। उस दिन शाम को यूकी तोरू के घर आती है और वो हैरान थी कि वो इतने बड़े बंगले में रहता है। पर तोरू पता नहीं क्यों अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो किसी दोस्त को नहीं बल्कि सबसे छिपाकर किसी चोर को अपने घर लेकर आया हो। यूकी को लग रहा था कि शायद वो अपने पेरेंट्स से उसे मिलवाना नहीं चाहता। वो उसे कमरे में ले जाता है और दरवाजा लॉक करके टाई डीली करने लगता है। यूकी तो डर जाती कि कहीं वो उसका फायदा तो नहीं उठाने वाला है। तोरू समझ जाती कि वो बैली क्या सोच रही है, इसलिए वो दरवाजा खोल देता है ताकि उसे कभी भी जाना हो तो चली जाए। यूकी तुरंत बोलती कि वो उसे डर वर नहीं रही है और तभी कोई कमरे में घुसने की कोशिश करता है। तोरू फौरन दरवाजा बंद कर देता है। यूकी को लग रहा था कि वो उसकी मम्मी है पर वो उसकी हाउस कीपर याशिरो थी। तोरू नहीं चाहता था कि वो यूकी से मिले क्योंकि उन्हें हर जगह अपनी टांग अड़ाने की आदत है। वो यूकी से बहुत प्यार से बात करती है पर तोरू के पास जाके उसे धमकी वाली टोन में बोलती है कि वो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने का तो सोच भी ना ले, उसे उसकी मम्मी से सब बताने में समय नहीं लगेगा। तोरू बोलता है कि वो वैसे भी याशिरो के घर में होने की वजह से कुछ कर भी नहीं सकता। यूकी तो दंग रह जाती है कि उसका मतलब क्या है। तोरू समझ जाता है कि वो परेशान हो रही है, इसलिए वो धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता है और बोलता है ज्यादा मत सोचो, चलो गेम खेलते हैं। तोरू को समझ आ गया था कि अभी के लिए इतना काफी है। स्कूल के लास्ट डे पर सभी काउंसिल रूम में वापस आते हैं। रेमी काकेरू का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो आता है वो तुरंत उसे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर बुलाती है। काकेरू पता नहीं क्यों घबरा जाता है और मना कर देता है। सभी गुस्सा आ जाते हैं। तोरू और क्योको उसे पकड़ लेते हैं और इजुमी से उसे 2 खींच के चांटे लगाने को बोलते हैं। काकेरू बेचारा डर जाता है और सफाई देता है कि ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहता। असल में रेमी के घर में ढेर सारे कीड़े मकोड़े पले हुए और उन्हें देखते ही उसकी आत्माओं से टाटा बाय बाय कह देती है। क्योंकि के घर पर उसकी मम्मी उसके अच्छे मार्क्स की तारीफ करती हैं और फिर उसे आगे की पढ़ाई के बारे में बातें करने लगती हैं। क्योंकि एकदम से शांत हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो स्कूल खत्म करने के कितना नजदीक है और अब जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हम अकाने को देखते हैं जिसे रास्ते में यूकी की बड़ी बहन मिल जाती है और वो पूछती है कि उसके ग्लासेस कहाँ हैं। अकाने बताता है कि उसने हाल ही में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवाए हैं। फिर वो अचानक से बोलता है कि मैं आपको भी एक दूंगा, क्रिसमस गिफ्ट समझकर आप उसे रख लेना। इस मुलाकात के बाद से वो दोनों क्लोज आते गए। दूसरी तरफ तोरू और यूकी साथ में घूमने जाते हैं। शू अपनी बहन के साथ क्रिसमस बिता रहा था और साकुरा काकेरू को समझा रही थी कि उसे रेमी के घर जाना चाहिए। इधर क्योको के पापा उसका दिमाग खाए जा रहे थे ये पूछ कर कि इजुमी आएगा या नहीं, जबकि उन्हें पता था कि उसे दुकान पर मदद करनी है। हालांकि इजुमी थोड़ी देर में आ जाता है। क्योको से ज्यादा तो क्योसुकी और शोता एक्साइटेड थे उससे मिलकर। वो तो बस मिलने आया था पर वो दोनों उसे 1 घंटे तक चढ़ते रहते हैं। आखिर में क्योको जैसे तैसे उसे बाहर ले आती है और फाइनली उन्हें अकेले बात करने का मौका मिलता है। उसके पीछे पीछे चलती है और एक जगह रुक कर स्कूल खत्म होने वाली बात को लाती है। उसे बताती है कि वो स्कूल खत्म होने के बाद भी उसके साथ रहना चाहती है। इजुमी पलट के उसे देखता है और फिर अचानक से उसे प्रपोज कर देता है और ऐसा वैसा प्रपोजल नहीं, सीधा शादी का प्रपोजल। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है पर क्योको उसे रोकती है और बोलती कि वो भी उसके साथ हमेशा रहना चाहती है। वो एक दूसरे के सामने सिर झुका के साथ में रहने का प्रॉमिस करते हैं और तभी इजुमी को घर से कॉल आ जाता है और वो उसे वहां छोड़कर चला जाता है। न्यू ईयर में वो दोनों साथ में मंदिर जाते हैं और क्योको बोलती कि कितना अजीब है ना कि इस साल के आखिर में वो उसे देख रही है और नए साल की शुरुआत में भी वो उसे ही देखेगी। इजुमी तो विश करता है कि हर साल ऐसा ही हो। फिर घर जाते वक्त क्योको से पूछती कि क्या वो हमेशा साथ रहेंगे। इजुमी उसका हाथ कस के पकड़ता है और वादा करता है कि हाँ वो रहेंगे। फिर स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है और लगभग सभी बच्चे अपने लॉकर्स खाली कर चुके थे, बस यूकी को छोड़कर, जिसके लॉकर में अभी भी ढेर सारा सामान टूसा हुआ था। तोरू का भी यही हाल था। अब दोस्त होने के नाते 2 का बोझ सब ढोते हैं। क्योंकि शानी बन के खाली हाथ खिसकने का सोच रही थी पर तोरू 2 सेकंड में उसकी शान पत्ती निकाल देता है और अपना आधा सामान उसे पकड़ा देता है। तभी शू भी बड़े मजे से वहां आता है और उन्हें याद आता है कि उनके पास काफी सामान है जो उन्हें उसे वापस करना है और वो वापस कर भी देते हैं। अब कोई खाली हाथ नहीं जाता। स्टूडेंट काउंसिल रूम में साकुरा साफ सफाई कर रही थी और रेमी को स्कूल का एक पुराना पैम्फलेट मिलता है। वो बात कर ही रही थी और तभी अकाने और काकेरू वहां आ जाते हैं और पैम्फलेट को देखकर हॉलीडेज की बात करने लगते हैं। रेमी बोलती है कि उन्हें एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए। वो दोनों कुछ बोल पाते उससे पहले ही साकुरा उन्हें रोकती है और बोलती है थम जाओ थोड़ा। फिर भी अकाने रोड ट्रिप्स की बात करने लगता है और कहता है कि जल्द ही वो अपना लाइसेंस लेने वाला है। अचानक से रेमी शांत हो जाती है और चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है पर साकुरा उसे रोकते हुए बोलती है रुक जा छोरी, कितने जा रही है। उसके गाल खींचती है और पूछती है कि वो चुपचाप ऐसे क्यों जा रही थी। थोड़ी देर में रेमी बता देती है कि उसे नहीं पसंद कि अब सबको लाइसेंस मिल जाएगा क्योंकि इससे उसे महसूस होता है कि सब कहीं दूर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। साकुरा उसे समझाती है कि सब दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब खत्म हो जाएगा, वो स्कूल खत्म होने के बाद भी दोस्त ही रहेंगे। अकाने तो वादा करता है कि जब भी उसे उसका लाइसेंस मिलेगा तब वो सबको अपने साथ एक बढ़िया सी ट्रिप पर ले जाएगा। दूसरी तरफ इजुमी और क्योको घर पर अकेले होते हैं और क्योको इजुमी की गोद में सिर रखकर आराम कर रही थी। इजुमी गहरी सोच में चला जाता है और सोचता है कि कभी अगर ऐसा हुआ ही ना होता तो, अगर उसने उस दिन शोता की मदद ही ना करी होती तो। वो सोचता है कि क्या कभी तोरू और यूकी एक दूसरे के नजदीक आ पाएंगे, और क्या होता अगर वो काकेरू से दोस्ती ही न की होते, क्या तब भी साकुरा को तोरू पसंद आता। फिर वो सोचता है कि उसका क्या होता, क्या वो हमेशा एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बना रह जाता, क्या वो कभी क्योको से बात नहीं कर पाता। पर तभी वो खुद को याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ उसके मन में चल रहे डिल्यूजन्स हैं, क्योंकि वो सच में बदल चुका है और वो खुश है। क्योंकि उठ जाती है और पूछती है कि वो किस गहरी सोच में डूबा हुआ है।
इज़ुमी बताता है कि वो सारी चीजें सोच रहा था जिस वजह से वो यहाँ तक पहुंच पाए, और अगर उससे एक भी चीज गलत हो जाती तो क्या होता। क्योंकि उठकर उस पर टेक लेके बैठ जाती है और बोलती है कि जो कुछ भी हुआ वो होना ही था। अगर इज़ुमी कुछ मिस भी कर देता फिर भी आखिर में सब जुड़कर वैसा ही हो जाता जैसा होना चाहिए था। स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी के वक्त जैसे ही काकेरू अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है, तभी इज़ुमी जोर से चीख देता है और सबकी हंसी छूट जाती है। सेरेमनी के बाद इज़ुमी रूफ पर जाता है और अपने पुराने वर्जन को वहाँ खड़ा पाता है जहाँ वो हमेशा छिपा करता था। पर इस बार वो खुद को देखकर भागता नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन को अपना लेता है। नीचे हनोका आकर क्योको से चिपक जाती है और ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो जा रही है। क्योको उसे दिलासा देती है कि वो उसे मिलने आती रहेगी। हॉल में साकुरा और तोरू के बीच भी सब सॉर्ट हो जाता है। उन्हीं के पीछे अकाने युगी से ट्रिप वाली वो बात शेयर करता है और युगी मान जाती है। इसी के साथ उनका हाई स्कूल का सफर